सोचो, हर सोशल मीडिया की प्रोफाइल फोटो जाग सकती है और इंसान को एक सुपर ह्यूमन पावर दे सकती है। कुछ लोगों की प्रोफाइल फोटो अल्ट्रामैन होती है और जागने के बाद वे रोशनी में बदलकर बेगुनाह लोगों की रक्षा कर सकते हैं। कुछ की प्रोफाइल फोटो किसी सुपर हीरो की होती है और जागने के बाद वे ऐसी ताकत हासिल कर लेते हैं जो शून्य तक को तबाह कर सकती है। कुछ लोग अपने पेट्स की फोटो प्रोफाइल में लगाते हैं और जागने के बाद वे भयानक और खूंखार जानवरों को बुलाकर लड़ाई में अपनी मदद ले सकते हैं। लेकिन कुछ लोग लैंडस्केप या जंगली जानवरों की फोटो प्रोफाइल में लगाते हैं और जागने के बाद वही तस्वीरें डरावने मॉन्स्टर्स, डीमंस और इविल स्पिरिट्स बनकर इंसानों की दुनिया में तबाही मचाने लगती हैं। मेरा नाम अनमोल है। अपनी पिछली जिंदगी में जब तक यह महाविनाश नहीं आया था, मैंने कभी अपनी प्रोफाइल फोटो पर खास ध्यान नहीं दिया था। उस समय बस एक मीम को फॉलो करने के लिए मैंने यूं ही एक मजाकिया मीम लगा लिया था जिसमें एक कैरेक्टर बास्केटबॉल पकड़े हुए नाच रहा था। नतीजा यह हुआ कि जब ब्लड मून प्रकट हुई और बाकी सभी लोग ऐसे डिवाइन पावर्स के साथ जाग रहे थे जो दुनिया को तबाह कर सकती थी, तब मैं एक नाचने वाली मुर्गी में बदल गया। मैं बस अजीब अजीब तरीके से उछल सकता था और एक बेवकूफ़ी भरा डांस कर सकता था। इस अपोकलिप्टिक दुनिया में जहां इंसानी जिंदगी की कोई कीमत नहीं थी, मेरे पास खुद को बचाने का कोई तरीका नहीं था। मेरी जिंदगी एक कुत्ते से भी बदतर हो गई थी। हर दिन मुझे बाहर निकलने के लिए सिर्फ 2 छोटे घंटे की रोशनी मिलती थी। मुझे इन मॉन्स्टर्स की नाक के नीचे से सड़ी गली खाने की चीजें ढूंढनी पड़ती थी। आखिरकार एक दिन जब मैं खंडहरों में रोटी का टुकड़ा ढूंढ रहा था, तब गलती से मेरी टक्कर वांग पेंग से हो गई, जो स्कूल का गुंडा था और जिसकी प्रोफाइल फोटो से एक बेहद ताकतवर शक्ति जाग चुकी थी। उसने बस हाथ हिलाया और एक एनर्जी वेव छोड़ दी जिसने मुझे बिना किसी दया के मार डाला। उस समय जो असहनीय दर्द हुआ था, जैसे मेरा शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया हो, वह आज भी मेरी आत्मा की गहराई में दर्ज है। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोलीं तो मैंने खुद को अपने छोटे से जर्जर अपार्टमेंट में पाया। दीवार पर लगी घड़ी टिक टिक कर रही थी। अभी 28 फरवरी की रात के 8 बजे थे और उस महाविनाश में सिर्फ 4 घंटे बाकी थे जो पूरी मानवता की किस्मत बदलने वाला था। सिर्फ 4 घंटे। मैं झटके से उठकर बैठ गया और ताजी हवा को गहरी सांस के साथ अंदर खींचा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे समझ आ गया था कि मैं फिर से जिंदा हो गया हूं, मुझे दूसरी चांस मिली है और इस बार मैं उस बेवकूफ़ी भरी त्रासदी को दोबारा नहीं होने दूंगा। समय सेकंड दर सेकंड बीत रहा था। इस जिंदगी में मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट था और मेरे पास किस्मत को फिर से लिखने का डिवाइन टैलेंट था। आम लोग तो सिर्फ वही एवेटार्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो उन्हें ऑनलाइन मिलते हैं, लेकिन मैं अपने हाथों से अपना खुद का सबसे शक्तिशाली अवतार बना सकता था। मैं तुरंत बिस्तर से कूद कर उठा, मेज पर पड़े इंस्टेंट नूडल्स के कप को हटाया और अपना कंप्यूटर चालू करके सबसे प्रोफेशनल ड्राइंग सॉफ्टवेयर खोल दिया। मेरे दिमाग में अनगिनत फॉरबिडन मिथोलॉजिकल फिगर्स उभरने लगे। अगर बनाना ही है तो सबसे ताकतवर कॉम्बैट पावर बनानी चाहिए, ऐसी ताकत जिसे यह दुनिया भी सहन न कर सके। मैंने फैसला किया कि मैं चाइनीज मिथोलॉजी की सबसे महान शक्तियों को एक साथ पूरी तरह फ्यूज कर दूंगा। पहली शक्ति थी वह क्रिएटर जिसने आकाश को चीर कर ब्रह्मांड को जन्म दिया, केओस के आदिकालीन स्वामी पांगु। दूसरी शक्ति थी वह जिसने 10,000 डीमंस को एकजुट किया, डीमन क्लैन का पूर्वी सम्राट दोंगहुआंग तैये, जिसकी ताकत 9 नरकों तक को हिला देती है। तीसरी शक्ति थी 10,000 ड्रैगन्स का पूर्वज, सर्वोच्च झुलोंग, जो चारों दिशाओं का स्वामी है। लेकिन मुझे लगा कि इसमें अभी भी पूर्ण विनाशकारी शक्ति की कमी है। इसलिए मैंने तय किया कि इसमें 2D दुनिया के सबसे शक्तिशाली फ्यूज्ड वॉरियर को भी जोड़ दूं। ड्रैगन बॉल यूनिवर्स का अल्टीमेट फ्यूजन ककारोट और वेजिटा का मिलकर बना विचाइटो। मैं इन 4 ऐसी शक्तियों को जो खुद डायमेंशंस को तोड़ सकती हैं, एक ही अवतार में फ्यूज करने वाला था। ये एक फॉरबिडन मूव था जिसे आज तक किसी ने करने की हिम्मत नहीं की थी। मेरी उंगलियां ग्राफिक टैबलेट पर पागलों की तरह नाच रही थीं और रेखाओं के बीच धीरे धीरे एक सफेद कपड़े पहने दिव्य और युद्धशील पुरुष की आकृति साफ होती जा रही थी। उसके पीछे धुंधली सी एक परछाई उभर रही थी जिसमें असंख्य डेमन्स गरज रहे थे और उसके पैरों के नीचे एक विशाल सुनहरा ड्रैगन था जो नीली
ओनरा में लिपटा हुआ था। मैं पूरी तरह इस काम में डूब गया था, हर छोटी छोटी डिटेल को परफेक्ट कर रहा था। पसीने से मेरी शर्ट भीग चुकी थी, लेकिन मैं एक सेकंड के लिए भी ढीला पड़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि यह सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, यह मेरा भविष्य है और इस उजड़ी हुई दुनिया में जिंदा रहने का मेरा इकलौता सहारा है। समय तेजी से गुजरता गया और घड़ी 11 बजे दिखाने लगी। कैटेक्लिज्म आने में अब सिर्फ 1 घंटा बचा था। लंबी राहत की सांस लेते हुए मैंने सेव पर क्लिक किया। स्क्रीन पर उस प्रोफाइल फोटो को देखते ही, जो बेहद असली लग रही थी और एक भयानक शक्तिशाली ऑरा छोड़ रही थी, मेरी आत्मा तक सिहर उठी। ये तस्वीर पूरी तरह मेरी ओरिजिनल क्रिएशन थी, इस दुनिया की इकलौती सुप्रीम सीक्वेंस। मैंने तुरंत इमेज को अपने फोन में ट्रांसफर किया और रिकॉर्ड समय में अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर प्रोफाइल फोटो बदल दी। तभी जब मैं अपना दिमाग शांत करने के लिए पानी का एक घूंट पी रहा था, मेरा फोन अचानक वाइब्रेट हुआ। ये एक ऐसे दोस्त का मैसेज था जिससे मैं बहुत कम बात करता था। उसने पूछा कि इतनी देर रात मैंने अचानक इतना दिखावटी अवतार क्यों लगा लिया। मैंने उसकी प्रोफाइल फोटो देखी, एक बिल्कुल सामान्य रोजमर्रा की तस्वीर। मेरा दिल हल्का सा कस गया, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में उसके जैसे लोग पहली ही लहर में खत्म हो गए थे और मॉन्स्टर्स का खाना बन गए थे। मैं एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर भी मैंने उसे जवाब दिया, अगर थोड़ी देर में आसमान का रंग बदल जाए तो अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो दरवाजे और खिड़कियां अच्छी तरह बंद कर लेना, अपने कमरे के सबसे अंदर छिप जाना और किसी भी हालत में बाहर मत निकलना। इसके बाद मैंने चैट विंडो बंद कर दी और उसकी संभावित उलझन पर ध्यान नहीं दिया। मैं खिड़की के सामने खड़ा होकर इस शहर को देखने लगा। ये वही समृद्ध महानगर था जिसे ड्रैगन कंट्री की पहली राजधानी कहा जाता है, जहां नियॉन लाइट्स अभी भी हजारों रोशनी के साथ चमक रही थी। लेकिन कौन सोच सकता था कि कुछ ही मिनटों में यह जगह धरती का असली नरक बन जाएगी। उलटी गिनती शुरू हो चुकी थी। आखिरी 30 सेकंड। मेरा मन असामान्य रूप से शांत हो गया था, क्योंकि मैं पहले ही एक बार मर चुका था और अब मुझे किसी चीज से डर नहीं था। एक मार्च की ठीक आधी रात को एक गहरे लाल रंग की बिजली ने एक ही पल में स्याही जैसे काले आसमान को चीर दिया। इसके तुरंत बाद एक ऐसा गूंजता हुआ धमाका हुआ जिसने कानों के पर्दे तक हिला दिए, जैसे बादलों के बीच से कोई ठंडा और निर्दयी युद्ध नगाड़ा बज उठा हो। आमतौर पर अंधेरे रहने वाले रात के आसमान में अचानक एक बेहद भयानक ब्लड मून प्रकट हो गई। वह लाल रोशनी इतनी गहरी थी मानो ताजा खून से भरी हो, और एक ही पल में उसने पूरी धरती को अपनी लाल चमक में ढक लिया। इस अजीब शोर से अनगिनत सोए हुए लोग जाग गए। जागते ही उन्होंने इंस्टिंक्टिवली अपना फोन उठाया ताकि देख सकें कि आखिर क्या हो रहा है। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्क्रीन ऑन की, उसमें से एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फूट पड़ी। जिन लोगों ने लैंडस्केप की फोटो को अवेटार बनाया था, उनके फोन की स्क्रीन एक खून से भरी दरार की तरह फट गई और उसमें से खून की धुंध के बीच एक बदसूरत और डरावना मॉन्स्टर निकल आया। उसने अपना विशाल मुंह खोला और मालिक को प्रतिक्रिया देने का मौका मिलने से पहले ही एक ही कौर में निगल गया। पूरे बिल्डिंग में दर्द से भरी चीखें गूंजने लगीं। जिन लोगों ने खूंखार जानवरों की तस्वीरें प्रोफाइल फोटो के रूप में लगाई थीं, उनका हाल और भी बुरा हुआ। उनकी प्रोफाइल फोटो का डीमन स्क्रीन से रेंग कर बाहर आ गया और एक डरावनी हंसी के साथ अपने मालिक के मांस और खून को ऐसे खाने लगा जैसे कोई मिठाई हो। सिर्फ कुछ ही मिनटों में पूरी दुनिया खंडहरों के मैदान में बदल गई। मैं अपने कंप्यूटर के सामने बैठा था कि अचानक मेरे सिर में तेज बिजली जैसी दर्द उठी। मेरी नजर धुंधली होने लगी और एक भयानक इच्छा मेरे दिमाग में उमड़ पड़ी, जिसके बाद मैं पूरी तरह बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक अजीब क्योटिक और निराकार जगह में पाया, जहां ना कोई ग्रेविटी थी, ना कोई दिशा, बस अनंत तारे चारों तरफ घूम रहे थे। मैंने सिर उठाकर देखा और सामने का दृश्य देखकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि मेरे सामने 4 विशाल स्टैच्यूज खड़ी थीं, जो इतनी ऊंची थीं कि मानो आसमान को छू रही हो। हर स्टैच्यू से इतनी शक्तिशाली ऑनरा निकल रही थी कि वह सितारों की रोशनी को भी दबा रही थी। ये वही 4 एंटिटीज थीं जिन्हें मैंने अपने अवतार के लिए बनाया था, और क्योंकि उन्हें मैंने अपने हाथों से बनाया था, वे किसी भी मिथोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन से ज्यादा वास्तविक, जीवंत और भयावह रूप से सजीव लग रही थीं।
साथ ही उनसे निकलने वाली शक्ति भी अतुलनीय थी। उसी पल जब मैं इस भारी दबाव के आगे लगभग टूटने वाला था और मेरी आत्मा उस ओरा से चूर होने वाली थी, तभी अचानक एक विशाल और गर्म शक्ति उभर कर मेरे अंदर बहने लगी। मेरा शरीर जो अब तक थका हुआ था, तुरंत ही अद्भुत ऊर्जा से भर गया। मुझे समझ आ गया कि यह मेरे अवेकनिंग का क्षण है। मैं पहली स्टैच्यू की ओर बढ़ा। यह फ्यूज्ड वॉरियर वेजिटो की स्टैच्यू थी, जिसके उभरे हुए मसल्स से अंतहीन बैटल स्पिरिट झलक रही थी। जैसे ही मेरी उंगलियां स्टैच्यू के पेडेस्टल को छुईं, पूरे स्पेस में एक सयन ट्रांसफॉर्मेशन की गर्जना गूंज उठी। सुनहरी रोशनी का एक उफनता हुआ सैलाब मेरे शरीर में समा गया और मुझे महसूस हुआ कि मेरे शरीर की हर सेल पागलों की तरह बदल रही है। ये वह एहसास था मानो एक ऐसी अल्टीमेट पावर मेरे अंदर भर रही हो जो एक मुक्के में पहाड़ों और चांद तक को चूर कर दे। एक पल में मेरे बाल चमकते हुए सुनहरे हो गए और नीली बिजली की चिंगारियां मेरे चारों तरफ कड़कने लगीं। मेरी ताकत की यह अचानक बढ़ोतरी मुझे आसमान की तरफ दहाड़ने पर मजबूर कर रही थी। शक्ति का यह ट्रांसफर पूरा होते ही स्टैच्यू जोरदार धमाके के साथ टूटकर सुनहरी धूल में बदल गई और मेरी आत्मा में समा गई। मैं रुका नहीं और आगे बढ़कर होंगजुन की स्टैच्यू के सामने पहुंचा, जो बर्फ की तरह सफेद वस्त्र पहने हुए था। लेजेंड्स में उसे भले ही कठोर बताया गया हो, लेकिन असल में उससे एक पवित्र और स्वाभाविक अधिकार वाली ऑरा निकल रही थी। मैंने धीरे से अपना हाथ स्टैच्यू पर रखा और तुरंत एक प्राचीन और अथाह शक्ति मेरे पूरे शरीर में फैल गई। यह वही क्रिएशन की शक्ति थी जिसने आसमान और धरती को अलग किया था। मेरी हड्डियां डिवाइन आयरन की तरह कठोर हो गईं और मेरे शरीर की फिजिकल रेजिस्टेंस एक अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई। अगर इस वक्त कोई भारी टैंक भी मुझसे टकरा जाता तो शायद उसी के टुकड़े हो जाते। अपनी ताकत को कई गुना बढ़ता महसूस करना मुझे अजीब तरह के नशे से भर रहा था। होंगजून की स्टैच्यू पिछली की तरह गायब नहीं हुई। वह वहीं स्थिर खड़ी रही, जैसे उसमें अभी भी कोई और गहरी शक्ति छिपी हो जिसका मुझे इंतजार करना है। मैंने खुद को शांत किया और याओजो क्लैन के डोंगहुंग की स्टैच्यू की तरफ मुड़ा। यह डीमन एंसेस्टर काली ओनरा से घिरा हुआ था और उसके पीछे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अथाह अंधेरा गर्त फैला हो। जैसे ही मेरी उंगलियां स्टैच्यू को छुईं, बैंगनी और काली स्पेक्ट्रल रोशनी की एक लहर मेरे भौहों के बीच से सीधे मेरी स्पिरिचुअल सी में घुस गई। अचानक एक लंबा भाला प्रकट हुआ जिस पर काली बिजली दौड़ रही थी। यह था केओस लांस, लेजेंड की डिवाइन वेपन जो देवताओं तक को गिरा सकती है। भले ही अभी मैं इसकी शक्ति का बहुत छोटा हिस्सा ही इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन यह भी लो लेवल बीइंग्स को खत्म करने के लिए काफी है। इतनी शक्तिशाली डिवाइन वेपन हाथ में होने का विश्वास मेरे दिल से इस अपोकलिप्टिक दुनिया का सारा डर मिटा चुका था। आखिर में मैं जुलोन की प्राचीन स्टैच्यू के सामने पहुंचा, जिसके चारों तरफ दो सुनहरे ड्रैगन्स लिपटे हुए थे। मैंने गहरी सांस ली और अपना हाथ उस पर रख दिया। केओस स्पेस में एक तीखी ड्रैगन रोर गूंज उठी और एक छोटी ड्रैगन शैडो सीधे मेरी छाती में समा गई। मैंने इस नई शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश की तो मेरे माथे पर दो विशाल सुनहरे ड्रैगन हॉर्न्स उग आए और एक भव्य लेकिन मजबूत गोल्डन ड्रैगन आर्मर पल भर में मेरे पूरे शरीर पर फैल गया। मेरे दाहिने हाथ में एक सुनहरी ड्रैगन स्वॉर्ड प्रकट हो गई जो सर्वोच्च गरिमा से चमक रही थी। उस क्षण में सचमुच ऐसा लग रहा था जैसे कोई सम्राट मॉर्टल्स की दुनिया में उतर आया हो। इन चार डिवाइन पावर्स के सहारे मैं एक साधारण इंसान से सीधे लगभग डिवाइन एग्जिस्टेंस बन चुका था। जब मैं इस शक्ति की सीमाओं को और गहराई से समझने ही वाला था, तभी पूरा केओटिक स्पेस जोर से कांपने लगा और सारी रोशनी और परछाइयां टूटकर फिर से बनती हुई दिखाई देने लगी। एक विशाल ताकत ने मेरी चेतना को झटके से वापस रियलिटी में खींच लिया। मैंने अचानक आंखें खोल दी और खुद को उसी पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर बैठा पाया, जबकि ब्लड मून की लाल रोशनी खिड़की से अंदर आकर सीधे मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। कमरे का माहौल अब डरावना और शैतानी हो चुका था। कमरे में टीवी अभी भी चालू था। सिग्नल में रुकावट की वजह से स्क्रीन पर सिर्फ बर्फ जैसी झिलमिलाहट दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी न्यूज एंकर की आवाज साफ सुनाई दे रही थी जो डर से कांप रही थी। एक इमरजेंसी न्यूज बुलेटिन चल रहा था।
हम सभी नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि तुरंत अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लें। किसी भी हालत में उन्हें न खोलें। अगर आपको पता चलता है कि आपकी अवेटर फोटो से कोई स्पेशल पावर जाग गई है, तो पहले अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करें और उसके बाद अपने पड़ोसियों की मदद करने की कोशिश करें। मैंने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बज चुके थे। बाहर से आने वाली अमानवीय चीखें कम होने की बजाय और भी ज्यादा तीखी होती जा रही थीं। यहां तक कि भारी पंजों के कंक्रीट की दीवारों को खरोंचने की कर्कश आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। मैंने अपनी ही हथेलियों की तरफ देखा। पहाड़ों को हिला देने और समंदर को भर देने वाली ताकत अब भी मेरे अंदर उफान मार रही थी। मुझे पता था कि यह कोई भ्रम नहीं है। लिमो मेरी पिछली जिंदगी में यह नाम डर और मौत का प्रतीक था, लेकिन इस जिंदगी में यह सभी डीमंस और मॉन्स्टर्स के लिए उनका सबसे भयानक नाइटमेयर बनेगा। मैं खिड़की के पास गया और नीचे सड़क पर मचते नरसंहार को देखने लगा। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान उभर आई। जब किस्मत ने मुझे दूसरी चांस दी है, तो अब इस अपोक्लिप्स के नियम मैं खुद लिखूंगा। जिन्होंने मेरी पिछली जिंदगी में मुझे अपमानित किया था, और ये सारे डीमंस जो मानवता को खत्म करना चाहते हैं, क्या तुम तैयार हो उस मैसेकर के देवता का सामना करने के लिए जो 4 सुप्रीम डिविनिटीज की शक्ति से बना है? मैंने उलटी पकड़ में लगभग अदृश्य गोल्डन ड्रैगन सोर्ड का हत्था थाम लिया और उस बड़े दरवाजे को खोल दिया जो मानो नरक की ओर जाता था। गलियारे में खून की ऐसी बदबू भरी हुई थी कि उल्टी आ जाए। कुछ लो लेवल इविल स्पिरिट्स, जिनके शरीर पर फोड़े फूंसियां भरी थीं, जमीन पर रेंगते हुए किसी चीज को खा रहे थे। मेरे कदमों की आहट सुनते ही उन्होंने अचानक सिर घुमा लिया। उनकी धुंधली आंखें मुझ पर टिक गईं और वे तीखी चीख निकालने लगे। मैंने तो अपनी तलवार निकालने की भी जरूरत नहीं समझी। बस एक ख्याल ही काफी था। मेरी उंगलियों के सिरे पर तुरंत एक नीली असाधारण औरा जमा हो गई। मैंने लापरवाही से उंगली आगे की और एक चकाचौंध कर देने वाली रोशनी का स्तंभ पूरे गलियारे को चीरता हुआ निकल गया। उन डीमंस को छटपटाने का मौका भी नहीं मिला। वे सीधे उसी रोशनी में राख की बारिश बनकर खत्म हो गए। यही है एब्सोल्यूट पावर की कुचल देने वाली श्रेष्ठता। मैं राख के उस ढेर को पार करता हुआ इमारत से बाहर निकल आया। अपनी पिछली जिंदगी में मैं कुत्ते से भी बदतर हालत में जीता था। हर दिन बस सड़ा गला खाना ढूंढकर किसी तरह जिंदा रहता था, लेकिन इस जिंदगी में मुझे किसी चीज का डर नहीं रहेगा। सड़कों का दृश्य किसी फिल्मी एपोकलिप्स से भी ज्यादा भयावह था। छोड़ी हुई गाड़ियां जल रही थीं और उनकी लपटें घबराकर भागती भीड़ को रोशन कर रही थीं। अनगिनत अजीब आकृति वाले मॉन्स्टर्स रात में पागलों की तरह तबाही मचा रहे थे। मैं इन अराजक सड़कों से बिल्कुल बेपरवाही के साथ गुजरता गया। मेरी शक्तिशाली ऑरा की वजह से ये घटिया लेवल के इविल स्पिरिट्स मेरे एक कदम के भीतर आने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहे थे। मेरा पहला लक्ष्य था आगे मौजूद पड़े शॉपिंग मॉल तक पहुंचना और कुछ सप्लाईज इकट्ठा करना, क्योंकि चाहे मेरे पास पहाड़ हिलाने और समंदर भर देने की ताकत ही क्यों न हो, इस अपोकलिप्टिक दुनिया में खाना और पानी सबसे बुनियादी जरूरत है। जैसे ही मैं मॉल के साइड वाली गली में पहुंचा, अचानक जोरदार लड़ाई की आवाज और एक लड़की की चीख ने मेरा ध्यान खींच लिया। मैंने कदम धीमे किए और आवाज की दिशा में देखा। गली के आखिर में 2 आदमी एक लड़की को कोने में घेर कर खड़े थे। वह लड़की असाधारण रूप से खूबसूरत थी, मानो कोई स्वर्गीय परी हो जिसे आम इंसान छू भी न सके। उसकी पीठ से हल्की सफेद रोशनी छोड़ती पंखों की एक जोड़ी फैली हुई थी। यह शायद किसी एंगल टाइप सुपर नेचुरल पावर का संकेत था, जो बेहद दुर्लभ होती है। लेकिन इस वक्त उसके पंख बुरी तरह घायल थे। साफ था कि वह अभी अभी एक कठिन लड़ाई से गुजरी थी। उन 2 आदमियों में से एक के हाथ विशाल फोड़े फूंसियों में बदल गए थे, जबकि दूसरे के शरीर से काला जहरीला गैस निकल रहा था। उनकी नजरों में लड़की के लिए घिनौनी लालच भरी हुई थी। उनमें से एक बोला, छोटी, ज्यादा नाटक मत कर, चुपचाप हमारे साथ चलो। हम गारंटी देते हैं कि इस अपोकलिप्टिक दुनिया में तुम्हें आराम से जीने देंगे। लड़की ने अपने पीले पड़ चुके होंठ काटे और उसकी आंखों में अडिग दृढ़ता चमक उठी। सपने देखते रहो, मैं मरना पसंद करूंगी, लेकिन तुम जैसे कचरे के हाथों में नहीं पड़ूंगी। जहरीली गैस वाला आदमी ठंडी हंसी हंसा और उसे जबरदस्ती पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन ठीक उसी पल जब काले गैस का धुंध लड़की को छूने ही वाला था, उनके सिर के ऊपर की दीवार अचानक टूटकर गिर पड़ी।
आसमान से एक विशाल मॉन्स्टर नीचे गिरा, एक बड़ा सा आंख वाला दैत्य जिसके चारों तरफ कई टेंटिकल्स थे, जिसने पूरा रास्ता ही बंद कर दिया। उस टेंटिकल मॉन्स्टर से बेहद खतरनाक ऑरा निकल रही थी। दोनों आदमी डर से कांप उठे और लड़की को छोड़कर भागने के लिए मुड़ गए। तभी मैं धीरे धीरे परछाइयों से बाहर आया और ठीक उनके भागने के रास्ते में खड़ा हो गया। तू कौन है? रास्ते से हट जा, हम गिल्ड कुची के लोग हैं। भेड़िए जैसे पंजों वाला आदमी मुझे घूरते हुए अपने रुतबे से डराने की कोशिश करने लगा। मैंने उन्हें शांत नजरों से देखा, जैसे वे सिर्फ दो चींटियां हों जिन्हें मैं एक झटके में कुचल सकता हूं। इस अपोकलिप्टिक दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा नफरत उन कमीने लोगों से है जो अपनी ताकत के दम पर कमजोरों को कुचलते हैं। मैंने तलवार तक नहीं निकाली, बस अपनी सुप्रीम ऑरा का एक बेहद छोटा हिस्सा छोड़ दिया। एक आदिकालीन भयावह शक्ति एक ही पल में उन पर टूट पड़ी। दोनों आदमी ऐसे लगे मानो किसी अदृश्य डेमोलिशन हैमर ने उन्हें पूरी ताकत से मार दिया हो। उन्हें चीखने का मौका तक नहीं मिला। उनकी हड्डियां तुरंत चूर चूर हो गईं और उनके शरीर दो खून के धुएं के बादल बनकर हवा में बिखर गए। उसी दबाव में वह विशाल आंख वाला मॉन्स्टर भी पिसकर खत्म हो गया। लड़की स्तब्ध खड़ी इस अविश्वसनीय दृश्य को देख रही थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम लिन चिंगशू है। मैंने उसे एक उदासीन नजर से देखा। मेरे चेहरे पर जरा भी भावना नहीं थी। कोई बात नहीं, अब तुम जा सकती हो। लेकिन लिन चिंगशू ने मेरी जैकेट के कोने को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में विनती भरी हुई थी। मेरे उद्धारकर्ता, अभी दुनिया बहुत खतरनाक है। मेरी हालत में मैं अकेले जिंदा नहीं रह पाऊंगी। मैं आपसे विनती करती हूं, मुझे अपने साथ रहने दीजिए। मैं उसे मना करने ही वाला था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि इस अपोकलिप्टिक दुनिया की मौजूदा स्थिति मेरे लिए अभी भी पूरी तरह अनजान है। अगर मेरे साथ कोई ऐसा हो जो हालात को समझता हो, तो शायद कई परेशानियों से बचा जा सकता है। मैंने शांत स्वर में कहा, अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो ठीक है, लेकिन हर हालत में तुम्हें मेरी बात माननी होगी। लिन जिंगशू ने तुरंत कई बार सिर हिलाया। उसकी आंखों में जिंदा बच जाने की राहत चमक रही थी। उसके बाद जब हम खाने पीने का सामान ढूंढने लगे, तब लिन चिंगशू ने मुझे विस्तार से वह सब बताया जो उसे पता था। उसके अनुसार जो एवेटार पावर्स जागी हैं, उन्हें 5 अलग अलग स्तरों में बांटा गया है: कॉमन, रेयर, एपिक, लेजेंडरी और मिथिक। वह मुझे प्रशंसा भरी नजरों से देखते हुए बोली, मेरे उद्धारकर्ता, आपने अब भी जो ताकत दिखाई थी वह कम से कम लेजेंडरी लेवल की है, शायद उससे भी ऊपर मिथिक लेवल की। मैं मन ही मन हल्का सा हंस पड़ा। आखिर मैं उस सुप्रीम एग्जिस्टेंस का मालिक हूं जिसमें 4 सर्वोच्च शक्तियां फ्यूज हुई हैं। ऐसी शक्ति तो इस दुनिया की सीमाओं को बहुत पहले ही पार कर चुकी है। लिन चिंगज़ुए ने आगे समझाया कि इस समय शहर को कई अलग अलग डेंजर जोन्स में बांट दिया गया है और हर जोन पर एक बेहद शक्तिशाली ईविल स्पिरिट का नियंत्रण है। ये ईविल स्पिरिट्स और वे बड़ी ह्यूमन फैमिलीज जिनके सदस्यों ने शक्तिशाली पावर्स जागृत कर ली हैं, दोनों मिलकर एक तरह का नाजुक संतुलन बनाए हुए हैं। इंसान ईविल स्पिरिट्स के मुख्य इलाकों में जाने की हिम्मत नहीं करते और ईविल स्पिरिट्स भी आसानी से इंसानों द्वारा बनाए गए सेफ जोन्स पर हमला नहीं करते। लिन चिंगशुए अभी मुझे जोन्स के बंटवारे के नियम समझा ही रही थी कि अचानक हमारे पैरों के नीचे की जमीन जोर जोर से कांपने लगी, मानो मैग्नीट्यूड 10 का भूकंप आ गया हो। दूर रात के आसमान में बिना किसी चेतावनी के एक विशाल काली दरार खुल गई और उसमें से एक बेहद भयावह डेमोनिक स्पिरिट ने अपना आधा सिर बाहर निकाल लिया। उसका खोपड़ी इतना विशाल था मानो कोई छोटी पहाड़ी हो और उसकी खाली आंखों की गहराइयों में उदास हरे रंग की भयानक आग जल रही थी। पूरे इलाके का तापमान पल भर में फ्रीजिंग पॉइंट तक गिर गया। डर से लिन चिंगशू का चेहरा पीला पड़ गया और वह इंस्टिंक्टिवली मेरे पीछे छिप गई। ये किस लेवल का इविल स्पिरिट है? ये तो मिथिक कैलामिटी से भी ज्यादा डरावना लग रहा है। मैंने हल्के से आंखें सिकोड़ते हुए अपनी गोल्डन ड्रैगन सोर्ड को कसकर पकड़ा, क्योंकि मैं इस दैत्य की ताकत को परखने ही वाला था। तभी हमारे सामने अचानक भागते कदमों की आवाज और चीख पुकार सुनाई दी। पूरी आर्मर पहने अवेकेंड लोगों की एक छोटी टीम सड़क के दूसरे सिरे से हमारी तरफ भागती हुई आ रही थी। उनके आगे एक युवक था जिसका पूरा शरीर लाल आग की लपटों में घिरा हुआ था और उसके साथ एक लंबी सुडौल और सुंदर चेहरा वाली लड़की थी। जैसे ही मैं उनके चेहरे साफ देख पाया, मेरी आंखों में एक भयानक
किलिंग इंटेंट चमक उठी। वह सच में वांग तेनक था, वही जिसने मेरी पिछली जिंदगी में मुझे मार डाला था, और उसके साथ थी वह लड़की जिसने मुझे धोखा दिया था, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ल्यू रुयान। दुश्मनों से फिर मुलाकात हो ही जाती है। लगता है वांग तेंग ने भी मुझे पहचान लिया था। पहले वह थोड़ा चौंका और फिर जोर जोर से हंसने लगा। अरे अरे, ये तो हमारे स्कूल का मशहूर निकम्मा कारीगर अनमो नहीं है? लुओ रुयन भी मुझे घृणा से देख रही थी। अनमो, तुम अभी तक जिंदा हो? तुम्हारी हालत देखकर लगता है कि कहीं छिपकर बड़ी मुश्किल से जिंदा रहे होंगे, है ना? उनकी टीम के बाकी लोग भी हंसने लगे। साफ था कि वे मुझे इस बर्बाद दुनिया की सबसे घटिया कीड़े मकोड़ों में से एक समझते थे। तभी वांग तेनक की नजर मेरे पीछे खड़ी लिन चिंगशू पर पड़ी और उसकी आंखों में लालच की चमक उभर आई। अरे, ये तो हमारे स्कूल की ब्यूटी क्वीन लिन चिंगशू है। एनमो, तुम जैसे मेंढक को हंस का सपना देखने की हिम्मत कैसे हुई? तुमने आखिर कैसे स्कूल क्वीन को अपने साथ रख लिया? लिन चिंगशू की अद्भुत सुंदरता देखकर लू रुयान की आंखों में जलन भर गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, चिंगशुए, तुम तो जीनियस हो और एंजल पावर जागृत कर चुकी हो। फिर तुम इस बेकार इंसान के साथ क्यों घूम रही हो? जल्दी से हमारे साथ आ जाओ। वांग टेंग एक एपिक रैंक वीकेंड है, उसके साथ रहोगी तभी इस दुनिया में जिंदा रह पाओगी। लिन चिंगशू ने उन्हें घृणा से देखा और ठंडे स्वर में जवाब दिया, अनमो, तुम लोगों से 10,000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि तुम किस अस्तित्व के सामने खड़े हो। वांगटेंग ऐसे हंसने लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे मजेदार मजाक सुन लिया हो। वह पेट पकड़कर हंसते हुए बोला, वह एक साधारण कारीगर? उसने आखिर कौन सी मजाकिया पावर जागृत की है जो खुद को मुझसे तुलना करने की हिम्मत कर रहा है? वांग तेंग अभी मुझे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी आसमान में मौजूद वह विशाल इविल स्पिरिट मानो हम पर लॉक हो गया। एक भयानक औरा ने पूरे आकाश को जमा दिया और वह दानवी शक्ति सीधे मेरी ओर झपट पड़ी। उसकी दबाव भरी शक्ति जमीन पर पत्थर जितनी भारी होकर गिर पड़ी। वांगटेंग की टीम के सभी लोग तुरंत ही पीले पड़ गए। जिन पावर्स पर उन्हें इतना गर्व था, वे इस एब्सोल्यूट फोर्स के सामने एक पल में बेकार हो गईं। वांगटेंग के शरीर की लपटें तुरंत बुझ गईं। उसके घुटने मुड़ गए और वह जोर से जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। लू रुयान का पूरा शरीर डर से कांपने लगा। वह खड़ी भी नहीं रह सकी और कीचड़ भरे पानी में गिर पड़ी। बाकी टीम के लोग भी जमीन पर चिपक गए और आंखें बंद कर अपने अंत का इंतजार करने लगे। उस ईवल स्पिरिट की शक्ति सच में बेहद भयानक स्तर तक पहुंच चुकी थी। उसकी हरी चमकती आंखें सीधे मुझे घूर रही थीं। उसने अपना विशाल मुंह खोला जो किसी अंधेरे गर्त जैसा लग रहा था, मानो पूरी सड़क को निगल जाएगा। वांगटेंग डर से चिल्लाया, सब खत्म हो गया, हम सब यहीं मरने वाले हैं। एनमो, तुम अशुभ आदमी हो, जरूर तुम ही इस मॉन्स्टर को यहां खींच लाए हो। मैं उस विशाल दैत्य को ठंडी नजरों से देखता रहा जो हमारी ओर तेजी से गिर रहा था। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं डोला। इस स्तर का कीड़ा भी मेरे सामने अकड़ दिखाने की हिम्मत करता है। मैंने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। मेरी आंखों से अचानक काले बैंगनी रंग की एक डरावनी चमक फूट पड़ी। यह शून्य के डीमन क्लैन की विनाशकारी इच्छा थी। मैंने कोई टेक्निक भी इस्तेमाल नहीं की, बस उस ईवल स्पिरिट को घूर कर देखा। केओस लांस की अंतिम किलिंग ऑरा जो लाशों के समुद्र में गढ़ी गई थी, सिर्फ मेरी नजर से ही बाहर निकल गई। बस एक नजर, और वह विशाल ईवल स्पिरिट जो एक पल पहले तक घमंड से भरा हुआ था, अचानक ऐसी दर्दनाक चीख मारने लगा कि आत्मा तक कांप जाए। उसका विशाल शरीर जैसे तेज आग के सामने बर्फ पिघलती है, वैसे ही हवा में ही टूटने और बिखरने लगा। उसे संघर्ष करने का मौका भी नहीं मिला। वह सीधे काली राख के बादल में बदल गया और रात की हवा में उड़कर गायब हो गया। पूरी सड़क एक पल में मौत जैसी खामोशी में डूब गई। लिन चिंगशुए समेत सभी लोग इस दृश्य को अविश्वास से देख रहे थे। सिर्फ एक नजर, एक साधारण नजर से ही इतना भयानक ईवल स्पिरिट खत्म हो गया जिसके सामने कोई सिर उठाने की हिम्मत नहीं करता था। वांग तेनक की आंखें तो मानो बाहर निकलने वाली थीं। वह पूरे शरीर से कांपते हुए मुझे ऐसे देख रहा था जैसे किसी अनकहे राक्षस को देख लिया हो। यह नामुमकिन है, तू तो बस एक बेकार इंसान है, तेरे पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? लू रोयान भी पूरी तरह स्तब्ध थी। उसने सोचा था कि वांग तेंग का साथ पकड़कर उसने अपने भविष्य को सुरक्षित कर लिया है और अब आराम से जी पाएगी, लेकिन उसे यह बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड, जिसे वह सबसे ज्यादा तुच्छ समझती थी,
असल में ऐसी डिवाइन पावर रखता है कि उन्हें देखना भी जरूरी नहीं समझता। मैं मुड़ा और लिन चिंगशुए को लेकर आगे बढ़ने वाला था ताकि और भी हाई लेवल इविल स्पिरिट्स ढूंढकर अपनी ताकत को और परख सकूं। लेकिन जैसे ही मैंने उस इविल स्पिरिट को खत्म किया और जाने ही वाला था, अचानक पूरी शहर में तेज एयर रेड सायरन गूंज उठी। चारों तरफ से अनगिनत और भी भयानक ईविल ऑरास फूट पड़ी। ईविल स्पिरिट्स का बड़े पैमाने पर हमला आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका था। ब्लड मून की लाल रोशनी इतनी गहरी हो गई मानो आसमान से खून टपकने वाला हो। दूर क्षितिज पर सैकड़ों, शायद हजारों विशाल काली परछाइयां दिखाई देने लगीं। उनमें से एक शैडो से ऐसी दबाव भरी ऑरा निकल रही थी जैसे कोई ईविल गॉड खुद उतर आया हो। उसका पूरा शरीर काली बिजली से घिरा हुआ था और उसकी हर सांस धरती और पहाड़ों को हिला सकती थी। शहर के अलग अलग जिलों की शक्तिशाली फैमिलीज ने तुरंत हाईएस्ट कॉम्बैट अलर्ट जारी कर दिया। शहर के चारों कोनों में पावर की रोशनियां चमक उठीं, लेकिन तुरंत ही अंधेरे ने उन्हें निगल लिया। उस ईविल गॉड जैसे डीमन ने शायद मेरी अभी छोड़ी हुई ऑरा को महसूस कर लिया था। कई सड़कों की दूरी से ही उसने मुझे घूरा। उसकी नजर में सिर्फ विनाश की भूख थी। मेरे होठों पर ठंडी मुस्कान आ गई और मेरी नसों में खून उबलने लगा। आखिरकार एक ऐसा शिकार मिला जो सच में मुझे थोड़ा गर्म कर सके। जमीन पर पड़े वांग तेनक और लू रुयान की तरफ एक नजर भी डाले बिना मैं सुनहरी रोशनी की एक लकीर बनकर आसमान की ओर उड़ गया और सीधे उस डिवाइन डीमन की तरफ बढ़ गया। पल भर में पूरा आसमान नीले सुनहरे ओरा और काली बिजली के बीच बंट गया। मैंने अपना दाहिना मुक्का कसकर भींचा। क्रिएशन की शक्ति और वेजिटा के बैटल इंस्टिंक्ट का परफेक्ट फ्यूजन हो गया। मैंने एक साधारण सा दिखने वाला मुक्का मारा, लेकिन उसकी ब्रूट फोर्स ने उस डीमन की लाइटनिंग बैरियर को चूर चूर कर दिया। पूरे शहर के आसमान में एक भयानक धमाका गूंज उठा। वह डिवाइन क्लास डीमन जो अकेले एक पूरे इलाके को मिटा सकता था, मेरे एक ही मुक्के से सैकड़ों मीटर दूर जा गिरा। वो गुस्से से दहाड़ा और अनगिनत नुकीले बोन स्पाइक्स मेरी तरफ फेंकने लगा। मैंने पूरी शांति से अपनी गोल्डन ड्रैगन सोर्ड निकाल ली। सैकड़ों मीटर लंबी सुनहरी एनर्जी ब्लेड तुरंत आसमान को चीरती हुई निकल गई। एक तीखी ड्रैगन रोर के साथ वह वार सीधे उस डिवाइन डीमन के शरीर पर पड़ा और उसका आधा शरीर एक ही झटके में कटकर अलग हो गया। उसका काला खून आसमान से मूसलाधार बारिश की तरह गिरने लगा। पहली बार उस डिवाइन डीमन को डर महसूस हुआ। घबराकर उसने एक स्पेस रिफ्ट खोल दी और भागने की कोशिश की। मैं हवा में ऐसे खड़ा था जैसे कोई अजेय वॉर गॉड हो। इस लड़ाई को शहर के हर कोने ने देखा। जो बड़ी बड़ी फैमिलीज अब तक मुश्किल से टिके हुए थीं, वे सब इस दृश्य की गवाह बनी। थोड़ी ही देर में शहर की सबसे ताकतवर शक्तियों के दूत मुझसे मिलने आने लगे। उनका रवैया बेहद विनम्र था। वे तरह तरह के बड़े बड़े वादे कर रहे थे। बस यही चाहते थे कि मैं उनके परिवार में शामिल हो जाऊं और उनके क्लैन की रक्षा करूं। उसी समय लू रुयान भी रेंगते हुए मेरे पैरों तक आ गई। वह जोर जोर से रो रही थी और मेरी टांग पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। एनमो, मुझसे गलती हो गई। मैं पहले अंधी थी। प्लीज मुझे एक और मौका दे दो। हम फिर से साथ हो जाएं, ठीक है? मैंने ठंडेपन से अपनी टांग खींच ली। मेरी आंखों में जरा भी गर्माहट नहीं थी। दफा हो जाओ। मेरी आवाज सुनते ही लू रोयान डरकर पीछे हट गई। वह जमीन पर गिर पड़ी और बेकाबू होकर रोने लगी। अब उसके पास मेरे करीब आने की हिम्मत नहीं थी। मैं ठंडी नजरों से सामने खड़े उन लोगों को देखने लगा। ये वही बड़े परिवारों के दूत थे जो आम तौर पर बेहद घमंडी होते थे इस शहर में, जिनके हाथों में आम लोगों की जिंदगी और मौत का फैसला होता था। लेकिन अब वे सब शिकार खोजते कुत्तों की तरह मेरे सामने दुम हिलाते खड़े थे, मेरी दया की भीख मांगते हुए। लॉन्चिंग डिस्ट्रिक्ट का प्रभारी और जिया फैमिली का प्रतिनिधि सबसे पहले आगे बढ़ा। उसके हाथ में होरांग स्पिरिट स्टोन्स से भरा एक डिब्बा था और चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान। मिस्टर लिन, अगर आप हमारी जाओ फैमिली में शामिल हो जाएं तो पूरे डिस्ट्रिक्ट के आधे नियंत्रण का अधिकार आपका होगा। चू फैमिली का प्रतिनिधि पीछे नहीं रहना चाहता था। उसने तुरंत जॉ फैमिली वाले को धक्का देकर कहा, हमारी चू फैमिली आपको सुप्रीम ग्रैंड एल्डर बनाने को तैयार है। हमारे पूरे क्लैन की सभी रिसोर्सेज आपके लिए खुली रहेंगी। लेन चिंगशू चुपचाप मेरे पीछे खड़ी थी और इन उन लोगों को देख रही थी जो कभी उसके लिए भी पहुंच से बाहर थे, लेकिन आज वे सब मेरे सामने सिर झुकाए खड़े थे।
मैंने उनकी तरफ ठीक से देखने की भी जरूरत नहीं समझी। ये जो अपने आप को रेयर ट्रेजर्स बताते हैं, मुझे उनमें जरा भी दिलचस्पी नहीं है। मुझे अकेला छोड़ दो। इतना कहकर मैं लिन चिंग शुए के साथ इन खंडहरों को छोड़कर जाने के लिए मुड़ गया। चाओ फैमिली के एमिसरी का चेहरा एक ही पल में पीला पड़ गया। उसे हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की आदत थी और आज तक किसी ने भी जाओ फैमिली का इस तरह अपमान करने की हिम्मत नहीं की थी। उसने गुस्से में कहा, अनमो, मुझे मजबूर मत करो कि मैं ताकत का इस्तेमाल करूं। ये मत सोचो कि सिर्फ एक ईवल स्पिरिट को भगा देने से तुम लॉन्गचेंग में अपनी मर्जी चला सकते हो। हमारी जाओ फैमिली की रक्षा के लिए 3 लेजेंडरी लेवल के एंसेस्टर्स हैं। अगर तुमने जाओ फैमिली को नाराज किया तो लॉन्गचेंग में तुम एक कदम भी नहीं चल पाओगे। मैं रुक गया। हल्का सा सिर घुमाकर मैंने उसे बर्फ जैसी ठंडी नजर से देखा और कहा, तुम मुझे धमका रहे हो। जाओ फैमिली के एमिसरी को लगा कि मैं डर गया हूं। उसका घमंडी और आत्मसंतुष्ट चेहरा तुरंत वापस आ गया। वह बोला, यह सच्चाई है, अगर अभी समझदारी दिखाकर मेरे साथ जाओ फैमिली के पास चलो तो मैं तुम्हारे लिए पैट्रियार्क्स के सामने अच्छी बात कर सकता हूं और शायद तुम्हें माफ भी करवा दूं। उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि सिर्फ मेरे एक ख्याल से ही एक अदृश्य एनर्जी वेव उसके सीने से टकरा गई। वह ऐसे उछलकर पीछे गया जैसे पतंग की डोर कट गई हो और पीछे जाकर एक टूटे फूटे बिल्डिंग से जोर से टकराकर गिर पड़ा। बाकी फैमिलीज के एमिसरीज ये देखकर डर से सांस तक रोक बैठे और सब पीछे हटने लगे। मैं धीरे धीरे उस घमंडी जाऊ फैमिली एमिसरीज के पास गया। अपनी पूरी ऊंचाई से उसे नीचे देखते हुए बोला, जाकर अपने उन लेजेंडरी लेवल एंसेस्टर्स से कह देना, अगर वे मुझे ढूंढने आए तो मैं बिना हिचकिचाहट तुम्हारी पूरी जाओ फैमिली को इस दुनिया से हमेशा के लिए मिटा दूंगा। चारों तरफ ऐसा सन्नाटा छा गया कि कोई सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। उनकी बेबस निगाहों के सामने मैं लिन चिंगशु को साथ लेकर मुड़ा और वहां से चला गया। उसके बाद के दिनों में मैं लिन चिंगशु को साथ लेकर लॉन्गचेंग के खंडहरों में घूमता रहा और लगातार इविल स्पिरिट्स का शिकार करता रहा। हर लड़ाई के साथ मेरे अंदर की 4 डिवाइन पावर्स की फ्यूजन और भी परफेक्ट होती गई। धीरे धीरे मैंने खोज लिया कि जब भी मैं हाई लेवल इविल स्पिरिट्स को हराता हूं तो उनके खत्म होते समय निकलने वाली खास एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता हूं। इस एनर्जी को मैं अपनी केओस लांस को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल कर सकता था, जो मेरे भीतर उस सी ऑफ कॉप्सेस जैसी शक्ति में पोषित हो रही थी। लिन चिंगशुए की एंजल पावर भी मेरी मदद से धीरे धीरे रिकवर होने लगी और वह एपिक लेवल तक पहुंच गई। उसकी हीलिंग एबिलिटी और लाइट स्पेल्स अब मेरी लड़ाइयों में एक मजबूत सपोर्ट बन चुके थे। लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं चली। चाओ फैमिली इस अपमान को बिल्कुल भी पचा नहीं पाई। उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में मेरे सिर पर इनाम रख दिया और घोषणा कर दी कि जो भी मेरी लोकेशन बताएगा उसे 10 हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगे। इस पोस्ट एपोक्लिप्टिक दुनिया में जहां रिसोर्सेज बहुत कम हैं, इतनी हाई लेवल स्पिरिट स्टोन्स अनगिनत लोगों को पागल बना सकती थी। एक दिन हम एक छोड़े हुए हॉस्पिटल में इविल स्पिरिट्स का घोंसला साफ कर रहे थे कि अचानक पूरी बिल्डिंग जोर जोर से कांपने लगी। हमारे आसपास की हवा जैसे एक पल में खाली हो गई और एक बेहद दबाव भरी ओरा ने हमें घेर लिया। हम बाहर निकलने ही वाले थे कि अचानक आसमान से एक काली बैरियर गिर पड़ी जिसने पूरे इलाके को सील कर दिया। हमारे पैरों के नीचे धीरे धीरे एक विशाल और बहुत पुरानी मैजिक फॉर्मेशन उभर आई। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ लीं क्योंकि मुझे महसूस हुआ कि इस फॉर्मेशन में एक शक्तिशाली सप्रेशन पावर है जो इसके अंदर मौजूद सभी प्राणियों की स्टैमिना को लगातार खींच रही है। लीन चिंगशू ने घबराकर कहा, बेनेफैक्टर, ये जियाओ फैमिली की 9 हेल्स सोल लॉक फॉर्मेशन है। सुना है कि अगर लेजेंडरी लेवल वॉरियर्स भी इसमें फंस जाए तो उनकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। तभी बैरियर के बाहर से एक घमंडी हंसी गूंजी। चाओ फैमिली का ग्रैंड एल्डर दर्जनों एलीट क्लैन मेंबर्स के साथ फॉर्मेशन के किनारे दिखाई दिया। वह मुझे ठंडी नजर से देख रहा था और उसकी आंखों में लालच साफ झलक रहा था। उसने कहा, एनमो, तुम सच में बहुत ताकतवर हो, लेकिन बहुत ज्यादा घमंडी भी। ये 9 हेल्थ सोल लॉक फॉर्मेशन हमारी जेव फैमिली के एंसेस्टर ने अनगिनत बलिदानों की कीमत पर बनाई थी। आज तुम यहां से बचकर नहीं निकल सकते। अगर समझदारी से अपना इनहेरिटेड पावर मुझे दे दो तो शायद मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूं। मैंने जाओ फैमिली के उन लोगों को देखा जो जीत के घमंड में मुस्कुरा रहे थे और मेरी आंखों में ठंडा तिरस्कार चमक उठा। तो यही है तुम्हारी बड़ी और प्रतिष्ठित फैमिलीज का तरीका, छिपकर ऐसी गंदी चालें चलना।
जाओ फैमिली के ग्रैंड एल्डर ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, जीतने वाला राजा होता है और हारने वाला डाकू। इस दुनिया में सिर्फ ताकत ही सच्चाई है। जब तुम्हारे पास लड़ने की ताकत नहीं बचेगी, तब मैं उस एंगेल पावर वाली लड़की को भी पकड़कर अपने साथ ले जाऊंगा और उसे अच्छी तरह सिखाऊंगा। मैंने उससे और बहस करने में समय बर्बाद नहीं किया। मेरी नसों में खून तुरंत उबलने लगा। एक चमकदार नीला सुनहरा औरा ज्वालामुखी की तरह आसमान की ओर फूट पड़ा। इस भयानक एनर्जी शॉकवेव से मेरे पैरों के नीचे की फॉर्मेशन में दरारें पड़ने लगीं और वह चरमराने लगी। जाओ फैमिली के ग्रैंड एल्डर का चेहरा तुरंत बदल गया। उसने घबरा कर फॉर्मेशन की शक्ति एक्टिवेट की ताकि मुझे दबा सके, लेकिन उसी पल मेरे शरीर पर होंगजुन की क्रिएशन पावर की रोशनी चमक उठी, वह शक्ति जो आसमान और धरती को अलग कर सकती है, और उसने फॉर्मेशन की सारी रुकावटों को नजरअंदाज कर दिया। मैंने एक झटके में गोल्डन ड्रैगन सोर्ड निकाल ली, जिसकी ब्लेड पर काली विनाशकारी बिजली दौड़ रही थी। मैंने ठंडे स्वर में कहा, टूट जाओ। मैंने तलवार से हवा को काटा और ड्रैगन की गर्जना और ठंडर की गूंज से भरी एक भयानक एनर्जी स्पेस को चीरते हुए निकल गई। वह फॉर्मेशन जो खुद को लेजेंडरी बीइंग्स को भी कैद करने लायक बताती थी, उसी पल कागज की तरह चकनाचूर हो गई। काली बैरियर तुरंत टूटकर बिखर गई और उसके शॉकवेव से आसपास खड़े जाओ फैमिली के एलीट्स दूर जा गिरे। जाओ फैमिली का ग्रैंड एल्डर भी जोर से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों में अब अविश्वास और डर दोनों भरे हुए थे। वह कांपते हुए बोला, यह नामुमकिन है। आखिर तुम्हारी ताकत का लेवल क्या है? मैं धीरे धीरे उसके पास पहुंचा। मेरे हाथ में गोल्डन ड्रैगन सोर्ड ठंडी और घातक चमक रही थी। मैंने शांत स्वर में कहा, मैंने पहले ही कहा था, अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगे तो मैं तुम्हारी पूरी जाओ फैमिली को इस दुनिया से मिटा दूंगा। डर से उसका शरीर कांप रहा था। वह पीछे हटता गया और अपनी पावर से पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन मैंने एक ही लात में उसका एनर्जी कोर तोड़ दिया। उसे पूरी तरह खत्म करने के बाद मैंने फैसला किया कि अब सीधे जाओ फैमिली के मुख्य बेस पर जाकर इस खतरे को जड़ से मिटा देना चाहिए। लिन चिंगशु मेरे पीछे पीछे चल रही थी। उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था, सिर्फ मुझ पर पूरा भरोसा था। हम जियाओ फैमिली के बचे हुए लोगों के भागने के रास्ते का पीछा करते हुए डिस्ट्रिक्ट के केंद्र तक पहुंचे। यहां पहले एक बेहद आलीशान प्राइवेट मैंशन हुआ करता था, लेकिन अब जाओ फैमिली ने इसे एक अजेय किले में बदल दिया था। मैंशन के आसपास हर तरह की मैजिकल डिफेंस टावर्स लगी हुई थीं, लेकिन मेरे गोल्डन ड्रैगन के सामने ये सब बेकार थीं। बिना किसी रुकावट के मैंने उन सभी डिफेंसेस को नष्ट कर दिया। जाओ फैमिली के गार्ड्स, जो पहले बेहद घमंडी थे, अब मेरी दबाव भरी ऑरा के सामने कांप रहे थे। मैंने मेन बिल्डिंग के दरवाजे को एक ही लात में तोड़ दिया, लेकिन अंदर अजीब सा सन्नाटा था। पूरा हॉल खाली पड़ा था, बस हवा में एक डरावनी डार्क ऑरा तैर रही थी। उस ऑरा का पीछा करते हुए मुझे एक छिपा हुआ आयरन डोर मिला जो बेसमेंट की ओर जाता था। मैंने उसे एक ही वार में काट दिया और मेरे सामने एक विशाल अंडरग्राउंड स्क्वायर खुल गया। उसके बीचों बीच एक काला टोटम बना हुआ था जो बेहद खतरनाक एनर्जी छोड़ रहा था। तभी मैंने देखा कि जाओ फैमिली का पेट्रियार्क उसी टोटम के बीच खड़ा था। उसका शरीर एक भयानक एपिक लेवल ईविल स्पिरिट के साथ जबरदस्ती फ्यूज हो रहा था और एक शक्तिशाली एनर्जी वॉर्टेक्स उसके चारों तरफ घूम रहा था। वह आसपास की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को खींचकर अपनी ताकत में बदल रहा था। फ्यूजन पूरा होने के बाद उसका रूप पूरी तरह बदल चुका था। उसका शरीर काले और नुकीले उभारों से ढका हुआ था। उसका आकार कई गुना बढ़ गया था और उसके हाथ में डार्क एनर्जी से बनी एक अजीब सी विशाल वेपन थी। उसने अपनी लाल आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, एनमो, तुमने मुझे मजबूर किया। तुम्हें खत्म करने के लिए मैंने इस ईविल स्पिरिट की एसेंस को जबरदस्ती अब्सॉर्ब किया है। अब मैं लेजेंडरी लेवल की सीमा पार करके मिथिक डेमीगॉड रेल्म में पहुंच चुका हूं। इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। उसकी आवाज भारी धातु के रगड़ने जैसी तीखी और पागलपन से भरी हुई थी। उसने जोर से जमीन पर पैर पटका और उसका विशाल शरीर बिजली की रफ्तार से मेरी ओर झपटा। मैंने ठंडी आवाज में गुर्राहट की और बिना एक कदम पीछे हटे उसकी तरफ बढ़ गया। जुलॉन की गोल्डन ड्रैगन आर्मर तुरंत मेरे शरीर पर आ गई, जो बेजोड़ शाही औरा छोड़ रही थी। उसकी विशाल तलवार मेरे ऊपर गिरी और चिंगारियों की तेज बारिश हुई, लेकिन मैं जरा भी नहीं हिला।
होंगजून से मिली मेरी फिजिकल डिफेंस पूरी तरह अटूट थी। चाओ फैमिली के पेट्रियार्क की आंखों में हैरानी चमक उठी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका सबसे ताकतवर वार भी मेरी डिफेंस को छू नहीं पाएगा। अब मेरी बारी थी। मैंने सैयन ओरा को अपने दाहिने मुट्ठी में समेट लिया। मेरी मुट्ठी के दबाव से हवा में तेज सुपरसोनिक धमाका हुआ। एक ही पंच में मैंने उसके डिफेंसिव शील्ड को तोड़ दिया और उसका मजबूत कवच मेरी ताकत के सामने चूर चूर हो गया। वह दर्द से चिल्लाया और कई कदम पीछे हट गया, लेकिन मैंने उसे संभलने का मौका नहीं दिया। मैंने केओस लांस को समन किया, जो कॉर्प्स सी की गहराइयों से निकली। उस पर काले बैंगनी रंग की स्पेक्ट्रल रोशनी चमक रही थी। ये डिवाइन वेपन ऐसे आधे इंसान आधे डीमन जैसे मॉन्स्टर्स के लिए ही बनी थी। सही मौका मिलते ही मैं एक पल में उसके ऊपर प्रकट हुआ और केओस लांस को काली बिजली की तरह उसके एनर्जी कोर में घुसा दिया। काले बैंगनी विनाशकारी एनर्जी उसके शरीर के अंदर ही फट पड़ी। उसके अंदर मौजूद एपिक लेवल इविल स्पिरिट की बची हुई चेतना ने निराशा में चीख मारी और पूरी तरह खत्म हो गई। चाओ फैमिली के पेट्रियार्क का विशाल शरीर गुब्बारे की तरह सिकुड़ने लगा और अंत में पूरी तरह ताकत खोकर जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश और मृत जैसा। इस तरह जाओ फैमिली, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट की घमंडी शासक थी, मेरे हाथों खत्म हो गई। मैंने केओस लांस को वापस समेट लिया और अपनी एनर्जी को शांत किया। फिर लिंचिंग शुए को साथ लेकर जाओ फैमिली के ट्रेजर को लेने ही वाला था कि अचानक अंडरग्राउंड स्क्वायर में ताली बजने की आवाज गूंज उठी। अंधेरे से एक रहस्यमयी शख्स उभरा, जिसने सुनहरे रंग की क्लोक पहन रखी थी। उसकी ऑरा पहले वाले मॉन्स्टर से भी ज्यादा गहरी और समझ से परे थी। वह कोई दुश्मनी नहीं दिखा रहा था, बल्कि मुझे गहरी दिलचस्पी से देख रहा था। शानदार, सच में शानदार। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लॉन्गचेंग जैसे छोटे शहर में तुम्हारे जैसा नियमों को पार करने वाला अस्तित्व पैदा होगा। मैंने अपनी गोल्डन ड्रैगन सोर्ड को और कसकर पकड़ा और ठंडी नजर से उसे देखते हुए पूछा, तुम कौन हो? वह हल्का सा मुस्कुराया और अपनी हुड हटाई। उसके चेहरे पर एक अलौकिक सुंदरता थी और उसके माथे पर एक सुनहरी निशान चमक रही थी, जो एक साथ पवित्र और खतरनाक लग रही थी। उसने कहा, तुम मुझे शेनजी कह सकते हो। मैं इस शहर से बाहर के सेंट्रल जोन से आया हूं, जिसे तुम लोग जोंगचू कहते हो। जोंगचू, ये नाम मैंने पहली बार सुना था। अपनी पिछली जिंदगी में मैं बहुत जल्दी मर गया था और सबसे ताकतवर व्यक्ति जिसे मैंने देखा था वह वांग तेंग जैसा ही कोई अवेकेंड था। वह रहस्यमयी व्यक्ति मेरी उलझन समझ गया और बोला, इस दुनिया पर आया यह कैटक्लास्म तुम्हारी सोच से कहीं ज्यादा जटिल है। ब्लड मून का प्रकट होना कोई संयोग नहीं था, ये एक बेहद खतरनाक मूल नियम का पुनर्निर्माण है। जाओ फैमिली जैसे लोग चाहे जितना भी उछल लें, वे बस कुएं के मेंढक ही रहेंगे। लेकिन तुम अलग हो। तुम्हारी ताकत ने ऑलरेडी सेंट्रल जोन का ध्यान खींच लिया है। मैं तुम्हें एक ऐसी परीक्षा में शामिल होने का निमंत्रण देने आया हूं जो सिर्फ सबसे शक्तिशाली लोगों के लिए है। मैंने उसे बिना किसी भावना के देखा और शांत स्वर में कहा, मुझे सिर्फ अपनी तलवार पर भरोसा है। तुम्हारी परीक्षा में मेरी कोई रुचि नहीं है। वह रहस्यमयी महिला नाराज नहीं हुई, बल्कि उसकी मुस्कान और भी गहरी हो गई। ओह, तुम्हें दिलचस्पी होगी, क्योंकि यह परीक्षा ब्लड मून के असली रहस्य से जुड़ी हुई है। इसके अलावा तुम्हारे साथ खड़ी यह लड़की जिसके पास एंजल पावर है, वही अल्टीमेट रूइंस को खोलने की एलिमेंट्स में से एक है। यह सुनते ही लिन चिंगसुए घबराकर एक कदम पीछे हट गई। उसका चेहरा तनाव से सख्त हो गया। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। लिन चिंगशु को अपने पीछे करते हुए ठंडे स्वर में कहा, जब तक मैं यहां हूं कोई भी उसे छू नहीं सकता। वह रहस्यमयी महिला हल्का सा सिर हिलाकर मुस्कुराई। उसका शरीर धीरे धीरे सुनहरी रोशनी के कणों में बदलने लगा और हवा में खुल गया। उसके गायब होने से पहले सिर्फ एक वाक्य अंडरग्राउंड स्क्वायर में गूंजता रह गया, अनमो, हम फिर मिलेंगे। जब अंतिम संकट आएगा, तब जवाब खोजने के लिए तुम्हें खुद ही सेंट्रल जोन आना पड़ेगा। मैं कुछ पल तक उसी जगह को देखता रहा जहां वह गायब हुई थी और थोड़ी देर सोच में डूब गया। लगता है इस पोस्ट एपोक्लिप्टिक दुनिया की गहराई मेरे अंदाजे से कहीं ज्यादा है, लेकिन चाहे वह कोई भी अज्ञात शक्ति क्यों न हो, अगर वह मेरे रास्ते में आई तो मैं अपने मुक्कों से उसे धूल में मिला दूंगा। मैं मुड़ा और लिन चिंगशु की तरफ देखा। वह डरी हुई जरूर थी, लेकिन फिर भी उसने अपने हाथ कसकर भींच रखे थे।
मैंने शांत आवाज में कहा, डर मत, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे ताकतवर बना दूंगा। इसके बाद मैं लिन चिंगशू को साथ लेकर जियाओ फैमिली के अंडरग्राउंड ट्रेजर रूम के भारी दरवाजे तक पहुंचा और उसे जोर से धक्का देकर खोल दिया। धातु की कर्कश आवाज के साथ दरवाजा खुला और ट्रेजर रूम का अंदरूनी हिस्सा हमारी आंखों के सामने आ गया। लेकिन यह बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। यहां सोने चांदी या गहनों के पहाड़ नहीं थे, क्योंकि इस दुनिया में पुराने समय के कागज और धातु अब बेकार हो चुके थे। उनकी जगह यहां खास क्रिस्टल शो केसेस की कतारें थीं। उनके अंदर तरह तरह के स्पिरिट स्टोन्स चमक रहे थे, जिनसे हजार रंगों की रोशनी निकल रही थी। यही असली रिसोर्सेज थे जिन्हें जाओ फैमिली ने सालों तक काउंटलेस इविल स्पिरिट्स और अवेकेंड लोगों से लूटकर जमा किया था। लिन जिंगशुए ने इतनी बड़ी मात्रा में कल्टीवेशन रिसोर्सेज देखकर हैरानी से अपना मुंह ढक लिया। साफ था कि उसने कभी इतना सब एक साथ नहीं देखा था। लेकिन मैंने बस एक ठंडी नजर कमरे पर डाली। मेरे मौजूदा लेवल के लिए ये स्पिरिट स्टोन्स समुद्र में एक बूंद के बराबर थे। तभी मेरी नजर ट्रेजर रूम के सबसे अंदर रखे एक अलग स्टोन पेडेस्टाल पर पड़ी। वहां एक भेड़ की खाल जैसा पार्चमेंट का टुकड़ा हवा में तैर रहा था और उससे अजीब लाल रोशनी निकल रही थी। उसके आसपास की जगह हल्की सी मुड़ी हुई लग रही थी, जैसे उसकी शक्ति से खुद स्पेस भी प्रभावित हो रहा हो। मैं बिना रुके आगे बढ़ा और पेडेस्टल के आसपास लगी प्रोटेक्टिव बैरियर्स को नजरअंदाज कर दिया। होंगजून की फिजिकल पावर के कारण मैं उन प्रोटेक्शंस को सीधे पार कर गया, जैसे वे कुछ हो ही नहीं। जैसे ही मैंने पार्चमेंट को हाथ में पकड़ा, अचानक बहुत सारी जानकारी मेरे दिमाग में उमड़ पड़ी। ये लॉन्गचेंग के बाहर फैले अंतहीन वेस्टलैंड्स की गहराई तक जाने वाला एक नक्शा था। उस नक्शे के आखिरी बिंदु पर एक चमकदार लाल खोपड़ी का निशान बना था और उसके पास प्राचीन लिपि में 4 शब्द लिखे थे, जंग शेन फॉरबिडन जॉन। मेरे होठों के कोने पर उत्साहित मुस्कान आ गई। यही वह हाई लेवल हंटिंग ग्राउंड था जिसकी मुझे तलाश थी। लॉन्गचेंग में रहकर इन लो लेवल फैमिलीज और साधारण ईविल स्पिरिट्स को मारना अब मुझे आगे नहीं बढ़ा सकता था। सिर्फ ऐसी फॉरबिडन जोन जहां देवताओं तक को दफना देने की बात कही जाती है, वही मेरे लायक शिकार दे सकती है। मैं पार्चमेंट को समेटकर ट्रेजर रूम से लिन चिंगशुए के साथ निकलने ही वाला था कि अचानक पूरा अंडरग्राउंड स्पेस जोर से हिलने लगा। हमारे ऊपर की पत्थर की छत टूटने लगी। जैसे ही हम ट्रेजर रूम के दरवाजे तक पहुंचे, कमरे के बीच की हवा अचानक फट गई और एक विशाल काली दरार बन गई। उस दरार से एक वॉइड इवल स्पिरिट ने अपना सिर बाहर निकाला। उसका शरीर नुकीले कांटों से भरा था। उस वॉइड स्पिरिट की ओरा बेहद प्राचीन और जंगली थी। उसकी खाली आंखों में नीली भूतियां आग जल रही थी। उसके विशाल हड्डी जैसे पंजों ने सीधे स्टील वॉल्स को चीर दिया। साफ था कि उसने पर्चमेंट की औंदरा महसूस की थी और उसे छीनने के लिए स्पेस को पार करके यहां आया था। लिन चिंगशू ने तुरंत अपने एंजल विंग्स फैला दिए और एक पवित्र रोशनी की बैरियर बना दी, लेकिन वॉइड की भयानक शक्ति के सामने उसकी रोशनी डगमगाने लगी। मैंने ठंडी आवाज में हंसते हुए लिन चिंगशुए को पीछे खींच लिया और कहा, जब तुम खुद मेरे सामने आ ही गए हो तो फॉरबिडन जोन जाने से पहले तुम अच्छा एपेटाइजर बनोगे। मैंने गोल्डन ड्रैगन सोर्ड भी नहीं निकाली, बस अपनी दाहिनी मुट्ठी भींच ली। मेरी सयान ब्लू ऑरा चारों तरफ फैल गई और पूरे अंडरग्राउंड ट्रेजर को रोशनी से भर दिया। मैंने अपने पैरों से जोरदार छलांग लगाई और मेरा शरीर एक सुनहरी कॉमेट की तरह ऊपर उड़ गया। वॉइड स्पिरिट ने अपने कांटेदार दांतों से भरा विशाल मुंह खोला मुझे निकलने के लिए, लेकिन मेरी मुट्ठी जिसमें होंगजुन की क्रिएशन पावर भरी थी, उसकी हड्डी की जबड़े पर जोर से गिरी। एक जोरदार क्रैक की आवाज गूंजी। उसकी सपोजिडली इंडिस्ट्रक्टिबल वॉइड बोन्स मेरी मुट्ठी से 1000 टुकड़ों में टूट गई। वॉइड स्पिरिट दर्द से चीखा और उसका विशाल शरीर मेरे वार से पीछे फेंककर उसी स्पेशल रिफ्ट के पार चला गया। मैंने उसे भागने का मौका नहीं दिया। मैंने अपने दोनों हाथ छाती के सामने जोड़कर एक डिस्ट्रक्टिव की एनर्जी बॉल तैयार की। मैंने ठंडे स्वर में कहा, राख बन जाओ। एक विशाल नीला एनर्जी बीम तुरंत उस स्पेशल रिफ्ट के अंदर चला गया। दरार की गहराई से एक भारी विस्फोट की आवाज आई और फिर पूरी तरह मौत जैसा सन्नाटा छा गया। मैंने शांत नजरों से उस स्पेशल रिफ्ट को बंद होते देखा। वह सिर्फ जांगशन फॉरबिडन जोन से निकला हुआ एक गार्ड डॉग था। मैंने लिन चिंगसुए की ओर मुड़कर कहा, तैयार हो जाओ,
हम लॉन्गचेंग छोड़ रहे हैं? लिन चिंगशू ने बिना एक पल सोचे सिर हिला दिया। उसने दृढ़ आवाज में कहा, जब तक मैं अपने बेनिफैक्टर के साथ हूं, मैं कहीं भी जाने को तैयार हूं। हम जाओ फैमिली के खंडहर बन चुके मैंशन से बाहर निकल गए। लॉन्गचेंग की बाकी फैमिलीज हमें डर और जिज्ञासा भरी नजरों से देख रही थीं, लेकिन मैंने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। लिन चिंगशुई को साथ लेकर मैं सीधे जेंगशन फॉरबिडन जोन की ओर चल पड़ा। शहर के सेफ जोन से बाहर निकलते ही वेस्टलैंड का दृश्य और भी भयावह हो गया। विशाल काले जंगल सड़ांध भरी बदबू फैला रहे थे। आसमान में अजीब तरह के म्यूटेटेड पक्षियों के झुंड चक्कर लगा रहे थे। उनकी चमकती लाल आंखें हमें इन दो घुसपैठियों को घूर रही थीं। लेकिन हर बार जब वे करीब आने की कोशिश करते, मेरे शरीर से निकलने वाली डोंग हुआंग की शक्तिशाली ऑरा सीधे उनके अंदरूनी अंगों को चूर कर देती। हम लगातार 3 पूरे दिन तक इन उजड़े हुए वेस्टलैंड्स में चलते रहे। रास्ते में काउंटलेस हाई लेवल म्यूटेंट्स और भटकते इवल स्पिरिट्स मेरे हाथों मारे गए। मेरी चेतना के भीतर मौजूद केओस लांसिस लगातार चल रहे नरसंहार के बीच और भी गहरी और काली होती जा रही थी। आखिर चौथे दिन की शाम को हम एक ऐसे कैनियन के किनारे पहुंचे जो घनी ब्लड मिस्ट से ढका हुआ था। यहां ग्रेविटी बाहर की दुनिया से 10 गुना ज्यादा थी और आसपास की चट्टानें गहरे लाल रंग की थीं। नक्शे के अनुसार यही कंगन फॉरबिडन जोन का प्रवेश द्वार था। हम अभी कैनियन के बीच तक पहुंचे ही थे कि अचानक हमारे पैरों के नीचे की लाल जमीन एक बड़े इलाके में धंस गई। हमारे सामने एक प्राचीन और रहस्यमय अंडरग्राउंड बैटलफील्ड खुल गया। उसी समय एक एंशिएंट ड्रैगन, जिसका आकार इतना विशाल था कि मानो आकाश को ढक दे, अपनी लंबी नींद से जाग उठा और उसने ऐसी गर्जना की कि पूरा आसमान कांप गया। उसका कंकाल इतना विशाल था कि इस अंडरग्राउंड स्पेस की छत तक भर गया था। उसकी हर हड्डी पर प्राचीन और शापित रून्स खुदी हुई थीं। उसके जागते ही पूरे फॉरबिडन जोन की ब्लड मिस्ट उसकी ओर खींचने लगी। उसका दबाव इतना भयानक था कि उन ईविल गॉड्स और वेंजफुल स्पिरिट से भी कई गुना ज्यादा था जिनसे हम पहले लड़ चुके थे। इस भारी दबाव के नीचे लिन चिंगशुए का चेहरा पीला पड़ गया और उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो गया। मैंने तुरंत अपनी सयान गोल्डन ऑरा का एक हिस्सा छोड़कर उसे ढक लिया ताकि वह उस ड्रैगन की ऑप्रेसिव ऑरा से सुरक्षित रहे। यह क्रीचर अपने जीवन काल में निश्चित रूप से मिथिक लेवल का अस्तित्व रहा होगा। भले अब सिर्फ उसका स्केलेटन बचा था, लेकिन उसमें अभी भी बेहद शक्तिशाली बैटल इंस्टिंक्ट मौजूद था। उसकी खून जैसी जलती आंखें हम पर टिकी थीं, मानो वह गुस्से में हो कि हमारी जैसी मामूली चींटियां उसकी नींद भंग करने की हिम्मत कर रही हैं। उसकी विशाल हड्डियों वाली पूंछ, जो आसमान को सहारा देने वाले स्तंभ जैसी थी, हमारी ओर झपटती हुई आई। उस वार की ताकत से हवा में तेज सोनिक बूम गूंज उठा। मैंने लिन चिंगजुए को तुरंत एक सुरक्षित कोने में धकेल दिया। मेरी आंखों में डर की जगह एक चलती हुई युद्ध भावना भर गई। बिल्कुल सही, तुम्हें ही मैं अपनी फ्यूजन पावर को परखने के लिए इस्तेमाल करूंगा। उसी क्षण मेरे माथे से विशाल सुनहरे ड्रैगन हॉर्न्स निकल आए और मेरे पूरे शरीर पर भव्य गोल्डन ड्रैगन आर्मर फैल गई। मैं पीछे हटने के बजाय सीधे उस विशाल पूंछ की तरफ दौड़ पड़ा। मैंने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर होंगजुन की सुप्रीम पावर को मुक्त किया और उस पूंछ के भयानक वार को सीधे पकड़कर रोक दिया, जो पहाड़ों को भी मिटा सकता था। उस टकराव की प्रतिक्रिया से मेरे पैरों के नीचे की जमीन धंस गई और एक विशाल क्रेटर बन गया। लेकिन मैं जरा भी पीछे नहीं हटा, जैसे जमीन में जड़ें जमा ली हों। एंशियंट ड्रैगन को शायद उम्मीद नहीं थी कि एक इंसान उसकी ताकत का सामना कर सकता है। वह गुस्से से गरजा और अपने विशाल दांतों से भरे मुंह को खोलकर एक भयानक काला ड्रैगन ब्रेथ छोड़ दिया। उसी समय मेरे भीतर बहता जुनून का ड्रैगन ब्लड पूरी तरह जाग उठा। मेरी ओर से उससे भी ज्यादा शुद्ध और सर्वोच्च ड्रैगन ऑरा आसमान में उठी। मैंने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और उसी पल गोल्डन ड्रैगन सोर्ड मेरे हाथ में प्रकट हो गई, जो राजसी चमक से दमक रही थी। 10,000 ड्रैगन्स के एंसेस्टर का प्रतीक, यह डिवाइन स्वॉर्ड देखते ही वह घमंडी एंशियंट ड्रैगन्स कांप उठा। उसका गर्व भरा ब्लैक ड्रैगन्स ब्रेथ जब इस स्वॉर्ड एनर्जी से टकराया तो बर्फ की तरह पिघलकर गायब हो गया। अगले ही पल मैं सुनहरी बिजली की तरह उसके ड्रैगन ब्रेथ को चीरता हुआ ऊपर आसमान की ओर उड़ गया। मेरी गोल्डन ड्रैगन स्वॉर्ड तेज रोशनी से चमक उठी और मैंने पूरी ताकत से वार किया। उस तलवार की एनर्जी,
जिसमें आसमान और धरती को चीरने की ताकत थी, सीधे एंशिएंट ड्रैगन के स्कल में घुस गई। उसका सपोजिटली इंडेस्ट्रक्टिबल स्कल इस वार के सामने मक्खन की तरह कट गया। उसकी आंखों में जलती खून जैसी आग कुछ पल झिलमिलाई और फिर पूरी तरह बुझ गई। उसका विशाल शरीर अपनी शक्ति खोकर जोरदार धमाके के साथ अंडरग्राउंड बैटलफील्ड पर गिर पड़ा और धूल का विशाल बादल उठ गया। मैं धीरे से उस एंशिएंट ड्रैगन के शवों के समुद्र पर उतरा। अपनी स्पीयर की नोक से मैंने उसके शरीर से एक मुट्ठी के आकार का कोर निकाला जो ड्रैगन पावर से भरी ओरा छोड़ रहा था। उस कोर की एनर्जी इतनी थी कि मेरे शरीर को अगले स्तर तक पहुंचा सकती थी। मैंने उसे संभाल कर रख लिया और लिन चिंगशू के साथ उस अंडरग्राउंड बैटलफील्ड की गहराई में आगे बढ़ गया। काउंटलेस टूटी हुई प्राचीन वेपन्स और विशाल हड्डियों को पार करने के बाद हमें बैटलफील्ड के अंत में एक प्राचीन ऑल्टर मिला। उसके बीच में एक स्फीयर तैर रही थी जो हल्की सफेद रोशनी छोड़ रही थी। उस स्फीयर में मौजूद प्योर लाइट पावर तुरंत लिन चिंगशुए की एंजल पावर के साथ रेजोनेट करने लगी। लिन चिंगशुए की आंखों में उत्साह चमक उठा। उसने कहा, बेनिफैक्टर, मैं महसूस कर सकती हूं, अगर मैं इसे अब्जॉर्ब कर लूं तो मेरी शक्ति लेजेंडरी लेवल तक पहुंच सकती है। मैंने सिर हिलाकर उसे आगे बढ़ने का इशारा किया। जैसे ही लिन चिंगशुए ऑल्टर की सीढ़ियों पर चढ़कर उस लाइट स्फीयर को छूने वाली थी, अचानक आसमान फट गया और एक विशाल गोल्डन रिफ्ट खुल गई। उसमें से कई लोग सिल्वर बैटल आर्मर पहने हुए नीचे उतरे। वे सेंट्रल जोन के जजेस थे और उनकी ऑरा बेहद गहरी और रहस्यमय थी। कुछ ही पल में उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया। उन सिल्वर आर्मर्ड जजेस से एक शाही और दबाव भरी ऑरा निकल रही थी। उनके नेता के हाथ में पवित्र अग्नि से जलती हुई एक विशाल सोर्ड थी और वह हमें ठंडी नजर से देख रहा था। उसके सीने पर एक चमकता हुआ गोल्डन सिंबल तेज रोशनी बिखेर रहा था। उसके सीने पर चमकता हुआ वह निशान सेंट्रल जोन की एब्सोल्यूट अथॉरिटी का सिंबल था। उसने ठंडी आवाज में कहा, तुम एंजल पावर वाली लड़की, तुरंत इस लाइट स्फीयर को एब्जॉर्ब करना बंद करो। हमारे साथ सेंट्रल जोन चलो और वहां अपना जजमेंट प्राप्त करो। और तुम जंगली इलाकों के घटिया म्यूटेंट, अभी के अभी घुटनों के बल बैठ जाओ और वह एंशिएंट ड्रैगन का हार्ट हमें सौंप दो जो तुमने अभी हासिल किया है। मैंने उन्हें ऐसे देखा जैसे वे पूरी तरह बेवकूफ हों। ये लोग खुद को बहुत महान समझ रहे थे। मेरे होठों पर एक क्रूर और ठंडी मुस्कान उभर आई। इस अपोकलिप्टिक दुनिया में जहां सिर्फ ताकत ही कानून है, कोई मुझसे घुटनों के बल बैठने को कहने की हिम्मत कर रहा था। लिन चिंगसुए अल्टर पर खड़ी थी। वह मुझे थोड़ी चिंता से देख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी दृढ़ता थी। मैंने हाथ से इशारा किया कि वह लाइट स्फीयर को अब्सॉर्ब करना जारी रखे और इन छोटे मोटे कीड़ों पर ध्यान न दे। चीफ जज ने जब देखा कि मैं उसके आदेश को पूरी तरह अनदेखा कर रहा हूं, तो वह गुस्से से पागल हो गया। उसने चीखते हुए कहा, घमंडी कीड़े, तुम सेंट्रल जोन की इच्छा को चुनौती देने की हिम्मत करते हो? तुम मौत को बुला रहे हो? उसके पीछे खड़े जजेस तुरंत चांदी की बिजली की तरह चमके और मेरी ओर झपट पड़े। उनके हाथों में चकाचौंध करती लाइट सेबर्स प्रकट हो गईं और वे मुझे टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करने लगे। मैंने गोल्डन ड्रैगन स्वॉर्ड बुलाने की भी जरूरत नहीं समझी। मैंने बस आराम से अपना दाहिना हाथ उठाया। मेरी हथेली में सयान की उग्र ऑरा जमा होकर एक बेहद संकुचित एनर्जी स्फीयर बन गई। मैंने हल्के से हाथ घुमाया और वह एनर्जी स्फीयर उनकी तरफ फेंक दी। उस स्फीयर में ऐसी शक्ति थी जो सब कुछ मिटा सकती थी। अगले ही पल एक भयानक धमाका हुआ। सेंट्रल जोन के ये तथाकथित इनविंसिबल एलीट्स चीखने का मौका भी नहीं पा सके और तुरंत ही वेपराइज हो गए। उस भयानक शॉकवेव ने पूरे अंडरग्राउंड बैटलफील्ड के मलबे को हवा में उड़ा दिया। हवा में खड़े चीफ जज के चेहरे से घमंड गायब हो गया और उसकी जगह छुप न सकने वाला डर आ गया। वह कांपती आवाज में बोला, ये असंभव है। तुम तो आउटर जोन का एक लो लेवल अवेकेंड हो। तुम्हारे पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? मैं धीरे धीरे हवा में चलते हुए उसकी ओर बढ़ा। हर कदम के साथ मेरे शरीर से निकलने वाली होंगजुन की हल्की दबाव भरी ऑरा और तेज हो रही थी। मैंने शांत स्वर में कहा, तुम्हारा यह तथाकथित एब्सोल्यूट पावर मेरे सामने सिर्फ हवा है। मैंने दो उंगलियां मिलाई और उनसे एक सुनहरी एनर्जी ब्लेड बन गई जो पल भर में उसके सीने को चीरती हुई निकल गई। चीफ जज की आंखें फैल गईं।
उसका शरीर तुरंत ही अपनी ताकत खो बैठा और भारी आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सिल्वर आर्मर, जिस पर उसे इतना गर्व था, मेरी एनर्जी ब्लेड के सामने कागज से भी कमजोर साबित हुई। उसी समय ऑल्टर पर लिन चिंगशुए की ट्रांसफॉर्मेशन पूरी हो गई। उसकी पीठ पर दो की जगह चार एंगेल विंग्स उग आए और उनसे चमकदार डिवाइन लाइट निकलने लगी। वह लेजेंडरी लेवल तक पहुंच चुकी थी और मिथिक लेवल की सीमा को छू रही थी। वह खुशी से उड़कर मेरे पास आने लगी ताकि मुझे धन्यवाद दे सके। लेकिन उसी पल हमारे पैरों के नीचे का प्राचीन ऑल्टर अचानक बिना किसी चेतावनी के ढह गया। एक विशाल काला वॉइड वॉर्टेक्स तुरंत बन गया और हमें दोनों को खींचकर फॉरबिडन जोन के और भी गहरे हिस्से में ले गया। आसपास का स्पेस बुरी तरह मुड़ने लगा और भयानक वेटलेसनेस का एहसास हुआ। मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली, लेकिन घबराया नहीं। मैंने तुरंत झुलोन का गोल्डन शील्ड फैला दिया और लिन चिंगशु को मजबूती से अपने पास सुरक्षित कर लिया। कुछ पल बाद वेटलेसनेस खत्म हुई और हम दोनों जोर से एक काली, ठंडी और कठोर जमीन पर आ गिरे। यहां कोई आसमान नहीं था, सिर्फ अंतहीन अंधेरा और चारों ओर खड़े अजीब पत्थर के स्तंभ जो ऊपर अंधेरे में खो जाते थे। हवा में मौत की इतनी भारी औरा थी कि वह एंशिएंट ड्रैगन से भी 100 गुना ज्यादा भयानक थी। इस काली जगह के बीचों बीच मानव खोपड़ियों से बना एक विशाल थ्रोन खड़ा था। उस थ्रोन पर काले वस्त्र पहने एक आकृति बैठी थी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और उसका चेहरा सामने आया, आधा इंसान और आधा डीमन। वह असल में एक गिरा हुआ और निर्वासित गॉड था। उसकी खून जैसी लाल डीमन आई लिन चिंगशुए को घूर रही थी। उसने लालच से होंठ चाटते हुए कहा, क्या शुद्ध लाइट सोर्स है? अगर मैं तुम्हें निगल जाऊं तो इस शाप को तोड़कर फिर से मॉर्टल वर्ल्ड में लौट सकता हूं। वह फॉलन गॉड अचानक खड़ा हो गया और उसकी भयानक ऑरा पूरे स्थान पर छा गई। ऐसी शक्ति जो आसमान तक को कुचल दे। लिन चिंगसुए की ओरा, जो अभी अभी लेजेंडरी लेवल तक पहुंची थी, इस डिवाइन प्रेशर के सामने तुरंत दब गई। उसकी चारों एंजल विंग्स की चमक मद्दम हो गई और उसके लिए खड़े रहना भी मुश्किल हो गया। मैं ठंडी हंसी हंसा और उसके सामने खड़ा हो गया, पूरी तरह लिन चिंगशू को उस डिवाइन प्रेशर से बचाते हुए। मैंने कहा, अगर तुम उसे छूना चाहते हो तो पहले मेरी तलवार से पूछना होगा। मैंने हाथ घुमाकर गोल्डन ड्रैगन सोर्ड बुला ली। उसकी ब्लेड तुरंत काले बैंगनी डिस्ट्रक्टिव लाइटनिंग से चमकने लगी। फॉलन गॉड ने ठंडी हंसी के साथ कहा, बेचारे अज्ञानी इंसान, क्या तुम्हें लगता है कि कुछ हाई लेवल पावर्स मिल जाने से तुम एक असली गॉड को चुनौती दे सकते हो? उसने अपनी काली गिरी हुई पंख फैलाए और उनसे अनगिनत काले फेदर्स निकल पड़े जो भालों की तरह तेज थे। वे पूरे आसमान को ढकते हुए मेरी तरफ टूट पड़े। हर फेदर में इतनी भयानक एनर्जी थी कि वह किसी लेजेंडरी अवेकेंड को भी जमाकर भेद सकता था। लेकिन मैं एक कदम भी पीछे नहीं हटा। मेरे अंदर बहता सयन ब्लड तुरंत उबल उठा और नीले सुनहरे एनर्जी की ज्वाला आसमान की ओर उठ गई, जैसे ज्वालामुखी फट गया हो। मेरे चारों तरफ एक एब्सोल्यूट डिफेंस बैरियर बन गया। वे काले फेदर्स उस बैरियर से टकराकर लगातार धमाकों के साथ फटते रहे, लेकिन मुझे एक खरोंच तक नहीं पहुंचा सके। मैंने अपनी पूरी शक्ति दाहिने पैर में समेट ली। मेरा शरीर एक चमकती रोशनी बन गया और मैं एक पल में फॉलन गॉड के ऊपर पहुंच गया। मैंने अपने पैर में होंगजुन की क्रिएशन पावर का एक हिस्सा भरा और पूरी ताकत से उसके सिर पर लात मारी। फॉलन गॉड की आंखों में डर चमक उठा। उसने जल्दी से अपनी विशाल काली चेन उठाकर बचाव करने की कोशिश की, लेकिन जोरदार धमाके के साथ उसकी डिवाइन चेन टूटकर बिखर गई। मेरी लात की ताकत उसके हाथों से होते हुए पूरे शरीर में फैल गई और उसे जोर से नीचे अंडरग्राउंड चट्टानों में पटक दिया। पूरी जगह जोर से कांप उठी और चारों तरफ खड़े विशाल पत्थर के स्तंभ एक एक कर गिरने लगे। मैं ऊपर से उस तथाकथित भगवान को देख रहा था जो मलबे से किसी तरह बाहर निकल रहा था और बेहद दयनीय हालत में था। मैंने ठंडे स्वर में कहा, यही है वह डिवाइन पावर जिस पर तुम्हें इतना घमंड था। कितनी दयनीय कमजोरी है। जैसे ही मैंने गोल्डन ड्रैगन सोर्ड को मजबूती से पकड़ा और उस गिरे हुए गॉड का सिर काटने की तैयारी की, तभी लिन चिंगशु के पीछे की अंधेरी जगह से अचानक खून जैसे लाल रंग के अनगिनत टेंटिकल्स निकल आए और उन्होंने मेरी कलाई को कसकर जकड़ लिया। उसी समय एक परिचित लेकिन बिल्कुल अप्रत्याशित आकृति धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आई। उसका शरीर ट्यूमर और हड्डियों जैसे उभरे हुए विकृत हिस्सों से
ढका हुआ था। उसने बहुत पहले ही इंसानी रूप खो दिया था, लेकिन उसकी इस भयानक हालत के बावजूद मैं उसे पहचान गया। वह था जंग, मेरी पिछली जिंदगी का दोस्त, जो कैटास्ट्रोफ की शुरुआत में ही मर गया था। उस समय कैटास्ट्रोफी आने से पहले मैंने उसे खास मैसेज भेजकर चेतावनी भी दी थी कि अपने कमरे में छिपा रहे और बाहर बिल्कुल न निकले। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह न सिर्फ जिंदा होगा, बल्कि इस तरह के घिनौने मॉन्स्टर में बदल चुका होगा। जांग की खून से भरी आंखें मुझे जहरीली नफरत से घूर रही थीं। उसकी भारी आवाज गूंज उठी, अनमोल, तू स्वार्थी कमीना, तुझे पहले से पता था कि कैटास्ट्रफी आने वाली है, फिर तू मुझे बचाने क्यों नहीं आया? तेरे पास इतनी ताकत है, फिर भी तूने मुझे उन मॉन्स्टर्स के हाथों खाए जाते हुए देखा। उनके साथ फ्यूज होने के बाद मैं ये चीज बन गया, ना इंसान, ना डीमन, ये घिनौना रूप सब तेरी वजह से है। मैं उसे बिना किसी भाव के देखता रहा। मेरी आंखों में जरा भी दया नहीं थी, सिर्फ ठंडी और अंतहीन उदासीनता थी। मैंने शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। कमजोर और अयोग्य तुम खुद थे। इस अपोकलिप्स में कमजोरी ही असली पाप है। तुम्हें मुझ पर चिल्लाने का कोई हक नहीं। यह सुनकर जंग पागलों की तरह दहाड़ा। उसके शरीर के लाल टेंटलस तुरंत कई गुना बड़े हो गए और वह आस-पास पड़े उस फॉलन गॉड की बची हुई शक्ति को पागलों की तरह एब्जॉर्ब करने लगा। वह फॉलन गॉड जिसे मैंने पहले ही घायल छोड़ दिया था, निराशा में चीख उठा, क्योंकि उसकी आखिरी डिवाइन पावर भी जांग के अंदर खिंचती जा रही थी। जांग की औरत तेजी से बढ़ने लगी। उसने लेजेंडरी लेवल की सीमा तोड़ दी और एक अज्ञात, बेहद डरावने रेल्म तक पहुंच गया। वह चीखा, एनमो, आज मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। तुम भी वही दर्द महसूस करोगे जो मैंने झेला है। उसने अपने सैकड़ों खून जैसे टेंटिकल सोर्ड्स उठाए और हर दिशा से मेरी तरफ झपट पड़ा। हर टेंटिकल पर तेज कांटे थे और उनसे सड़ी हुई बदबू आ रही थी। मैंने इस पागल मॉन्स्टर को ठंडी नजर से देखा और सिर हिलाया। मैंने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि जीना ही दर्द है, तो मैं दया करके तुम्हें पूरी मुक्ति दे देता हूं। मैंने आंखें बंद कर लीं और अपनी चेतना के भीतर कॉर्प्स सी की गहराई में केओस लांस की आवाज गूंज उठी। अगले ही पल मेरे हाथ में एक लंबा भाला प्रकट हुआ, जिस पर काली बिजली चमक रही थी। यह पहली बार था जब मैंने असली दुनिया में केओस लांस को पूरी तरह समन किया था। वह सुप्रीम डिवाइन वेपन जो सब कुछ नष्ट कर सकता था। क्योस लैंस से निकलती अंधेरी शक्ति पूरे स्पेस में फैल गई, जैसे सब कुछ उसकी विनाशकारी इच्छा में खिंच रहा हो। मैंने कलाई घुमाई और क्योस लैंस काली बिजली की अनगिनत धाराओं में बदलकर उन टेंटिकल्स पर टूट पड़ी। कोई बड़ा धमाका नहीं हुआ, बस सूखी पत्तियों को काटने जैसी हल्की आवाज आई। छंग के वे म्यूटेंट टेंटिकल्स, जिन्हें वह अटूट समझता था, केओस लांस के सामने बेहद कमजोर साबित हुए। एक पल में वे हजारों टुकड़ों में कट गए और राख बनकर बिखर गए। छंग दर्द से चीखा और उसका विशाल म्यूटेंट शरीर पीछे हटते हुए भागने लगा, लेकिन मैंने उसे मौका नहीं दिया। एक झटके में मैं उसके सामने पहुंच गया और केओस लांस बिना किसी दया के उसके धड़कते हुए म्यूटेंट हार्ट को भेदती हुई निकल गई। काले बैंगनी रंग की विनाशकारी शक्ति तुरंत उसके शरीर के अंदर फट पड़ी और उसकी हर जीवन शक्ति को मिटा दिया। उसने मुझे आखिरी बार चौड़ी आंखों से देखा। उसकी आंखों की नफरत धीरे धीरे खालीपन में बदल गई और केओस लांस की शक्ति ने उसके शरीर को काले पाउडर में बदल दिया। वह हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट गया। इस दुनिया में किसी पर दया नहीं करनी चाहिए, वरना अगला मरने वाला तुम खुद होते हो। लिन चिंगशुए का चेहरा पीला पड़ गया था और वह चुपचाप सिर हिलाकर मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैंने फॉलन गॉड और जंग की मौत से निकली विशाल प्राइमोर्डियल एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लिया, जिससे मेरे भीतर की चारों डिवाइन पावर्स और भी ज्यादा हार्मोनाइज हो गईं। मुझे महसूस हुआ कि इस दुनिया के नियमों को तोड़ने के लिए अब सिर्फ एक आखिरी कदम बाकी है। मैं लिन चिंगशुए को लेकर इस अंडरग्राउंड स्पेस से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने ही वाला था कि अचानक हमारे ऊपर की अनंत अंधेरी छत एक भयानक शक्ति से फट गई। एक विशाल बीस्ट प्रकट हुई जो चमकते तारों से बनी हुई थी। उसका आकार इतना बड़ा था कि उसने पूरा आसमान ढक लिया और वह स्पेस रिफ्ट से निकलकर भयानक ताकत के साथ पूरे फॉरबिडन जोन पर टूट पड़ी। उस कोलोसस प्रेशर के नीचे पूरा अंडरग्राउंड वर्ल्ड हर दिशा में ढहने लगा। लिन चिंगसुए, जो अब लेजेंडरी लेवल तक पहुंच चुकी थी, फिर भी उस भयावह ऑरा के सामने पीछे हटने को मजबूर हो गई।
उसने घबरा कर ऊपर देखा और कहा, बेनेफैक्टर, यह शक्ति इस ग्रह की बिल्कुल नहीं है। हमें तुरंत भागना चाहिए। लेकिन भागना शब्द मेरी डिक्शनरी में कभी नहीं रहा। मैंने सिर उठाकर उस विशाल स्टेलर बीस्ट को देखा जो धीरे धीरे हमें कुचलने के लिए नीचे उतर रही थी। मेरी आंखों में पागलपन भरी युद्ध भावना चमक उठी। पिछली जिंदगी में मैं एक चींटी से भी छोटा था, एक रोटी का टुकड़ा भी मेरी जान ले सकता था, लेकिन इस जीवन में 4 सुप्रीम एग्जिस्टेंसेस की शक्ति के साथ पुनर्जन्म लेकर मैं इस दुनिया के सारे नियम तोड़ने के लिए पैदा हुआ हूं। मैं भागूंगा नहीं, बल्कि इस शक्ति को पूरी तरह निगल जाऊंगा और इसे अपनी एवोल्यूशन का फ्यूल बना दूंगा। मैंने जोर से दहाड़ लगाई और उसी पल मेरे भीतर की चारों डिवाइन पावर्स अपनी चरम सीमा पर पहुंच गईं। उनोंगिन की क्रिएशन पावर से मेरा शरीर चमकदार सुनहरी डिवाइन ऑरा छोड़ने लगा, जिसने आसपास का सारा अंधेरा पूरी तरह मिटा दिया। वेजिटो के सयान इंस्टिंक्ट ने मेरी ऑरा को अचानक दर्जनों गुना बढ़ा दिया। जूलोन की ड्रैगन मैजेस्टी एक विशाल गोल्डन ड्रैगन शैडो बनकर मेरे चारों तरफ घूमने लगी और जोर से दहाड़ने लगी। तोंगहुआंग की डिस्ट्रक्शन विल पूरी तरह उस केओस लांस में समा गई जिसे मैं अपने दाहिने हाथ में पकड़े हुए था। मैंने हल्का सा घुटने मोड़े और फिर विस्फोटक ताकत से जमीन पर जोर लगाया। मेरे पैरों के नीचे की काली जमीन तुरंत ही एक गहरे अबिस में बदल गई। मेरा पूरा शरीर एक जलते हुए मीटियर की तरह आसमान को चुनौती देता हुआ उस स्टेलर बीस्ट की ओर सीधा उड़ गया। मेरे कानों में लगातार भयानक धमाके गूंज रहे थे, क्योंकि स्पेस खुद मेरी गति को सहन नहीं कर पा रहा था और फटने लगा था। मैंने केओस लैंस को दोनों हाथों से कसकर पकड़ा और अपने पूरे शरीर की ताकत को एक ही वार में समेट लिया। मैंने गरज कर कहा, टूट जा। और एक ही वार में मैंने उस स्टेलर कन्वर्जेंस की विशाल हथेली को भेद दिया। आसमान में 2 ऐसी ताकतें टकराईं जो स्वर्ग और धरती को भी नष्ट कर सकती थीं, और उससे एक ऐसी चमकदार एक्सप्लोजन हुई जो सूरज से भी लाखों गुना ज्यादा तेज थी। स्टेलर कन्वर्जेंस ने एक भारी गर्जना की और अपनी पूरी ताकत से मुझे कुचलने की कोशिश की, लेकिन उसी समय मेरी नसों में बहती होंगजुन की लिनिएज ने ऐसी गर्जना की जो आसमान तक को चीर सकती थी। उस भयानक दबाव के नीचे मेरा शरीर टूटने के बजाय उल्टा उस शक्ति को पागलों की तरह अब्सॉर्ब करने लगा। स्टेलर कन्वर्जेंस के अंदर भरी स्टेलर एनर्जी केओस लांस के रास्ते मेरे शरीर में बहने लगी। वह चमकती हुई स्टारलाइट मेरी नसों, मेरी हड्डियों और मेरी हर सेल में भरने लगी। मेरी हर कोशिका लालच से उस उच्च डायमेंशन की प्योर एनर्जी को निगलने लगी। अचानक क्रैक की आवाज आई। स्टेलर कन्वर्जेंस की हथेली पर एक पतली दरार उभर आई और फिर वह मकड़ी के जाले की तरह तेजी से फैलने लगी। उस कन्वर्जेंस के पीछे छिपी हायर डायमेंशनल एंटिटी को शायद महसूस हो गया कि कुछ गलत हो रहा है, और उसने तुरंत एनर्जी कनेक्शन तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मेरे होंठों पर एक ठंडी और पागल मुस्कान उभरी। मेरे शरीर की अब्जॉर्प्शन स्पीड अचानक अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई और एक भयानक गर्जना के साथ आसमान तक कांप उठा। वह स्टेलर क्रीचर जो कुछ पल पहले तक घमंड से भरा हुआ था, अचानक पूरी तरह फट गया। अनगिनत स्टारलाइट की बारिश झरने की तरह गिरने लगी और मुझे पूरी तरह घेर लिया। उस अनंत स्टारलाइट में नहाते हुए मैंने आंखें बंद कर लीं और अपने भीतर हो रही उस विनाशकारी ट्रांसफॉर्मेशन को महसूस करने लगा। जो 4 डिवाइन पावर्स पहले अलग अलग थीं, वे अब इस स्टेलर एनर्जी की वजह से पूरी तरह एक दूसरे में फ्यूज होने लगी। मेरा पावर लेवल बेहद आसानी से मिथिक रेल्म की सीमा को तोड़कर उससे भी आगे निकल गया। मैं एक बिल्कुल नए और पहले कभी न देखे गए रेल्म में प्रवेश कर चुका था। जैसे ही मैंने आंखें खोलीं, मेरी आंखों से निकली 2 सुनहरी किरणों ने सीधे फॉरबिडन जोन के ऊपर बने पूरे डोम को चीर दिया। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं सिर्फ एक सांस भी छोड़ दूं तो पूरी लॉन्गचेंग सिटी नक्शे से मिट सकती है। गाइस, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हाइप करो। आप लोग वीडियो तो देख लेते हो पर हाइप नहीं करते। बस हाइप जरूर करो ताकि वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। और गाइस, सेकंड पार्ट मैं अपने सेकंड चैनल पर डालता हूं, तो उसे जरूर चेकआउट करना। और गाइस, 50,000 सब्सक्राइबर्स के लिए दिल से थैंक यू गाइस, ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।